चलिए चालू करते हैं पढ़ना। आज आपका ज्योग्राफी में जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें से आप लोग एक चीज छत्तीसगढ़ तो जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ आप जान रहे हैं, मगर जो शब्द है जलवायु या क्लाइमेट, तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको देते हैं शुरुआती 2 मिनट। आप में से कौन बताएगा कि भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट और जलवायु? कोशिश कीजिए, बताइए क्या होता है जलवायु। अरे बोलो, जो भी समझ में आता है। बोलो। हाँ, क्या रहता है? बुखार? क्या होता है मूल? तो वही तो क्लाइमेट के तो मतलब पूछ रहा हूँ। गर्म रहता है जलवायु, तो जलवायु का ही मतलब तो पूछ रहा हूँ। आइए, कुछ शब्द आएंगे जो हमको हमेशा कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं भैया कि आज का वेदर, पहले एक शब्द आता है वेदर, यहीं से एक शब्द हम निकाल रहे हैं वेदर। फिर एक शब्द आता है भैया आपके लिए सीजन, और फिर आता है सब आपके लिए क्लाइमेट। इंग्लिश में समझना हो तो ध्यान दीजिएगा। मौसम, ऋतु, और आपके लिए जलवायु। पहले तो ये बता देंगे, तीनों चीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए तीनों चीज अलग अलग है कि एक ही है? तो क्या अंतर है तीनों में? अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। हाँ बोलिए, पहला बोलिए, हाँ बोलिए। ठीक है, और बस हो गया? अब इसी में इस क्वेश्चन की मौसम बदलते रहता है, क्या बदलता रहता है? मौसम, तो मौसम क्या है? जलवायु 3-4 महीने, आपका सीजन ऋतु 3-4 महीने रहती है। क्या चीज 3-4 महीने रहती है? ऋतु। तो ऋतु क्या है? समझे प्रश्न? समझ में आ रहा है प्रश्न? हम लोग बोलते हैं ना भाई, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। तो रेनी सीजन तो 3-4 महीने का, बरसात 3-4 महीने ठंडी। मगर रियल मायने में है क्या ये? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीजन? ऋतु क्या है? फिर मौसम क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। मौसम जब एक टाइप बने रहेगा तो ये है, तो मौसम क्या है? हाँ हाँ हाँ, अब हाँ, एक दिन का क्या? बदलता हुआ तापमान। चलो ठीक है, तापमान है, ठीक है। और आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, ठीक है। और हाँ, वायु दाब, चलो ठीक है। वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वर्षा, वो तो आर्द्रता में ले लियो। और कुछ? आइए, अभी अभी इन सभी टूटे फूटे नॉलेज को हम आपकी दिशा देना चालू करते हैं, क्योंकि इसका आंसर ही है दिशा। एक शब्द, एक शब्द आएगा भैया, याद रखना, पवन। क्या आएगा? तो पवन, विंड। क्लियर हो गई बात? नहीं है? पवन या विंड की, हट जा भाई, दिशा का निर्धारण, दिशा का निर्धारण
तापमान या टेम्परेचर करता है। क्या बोला मैंने? पवन की दिशा का निर्धारण कौन करता है? तो तापमान या टेम्परेचर करता है। कौन करता है? तापमान या टेम्परेचर। धरती को तापमान या टेम्परेचर किससे मिलता है बताओ? पूरे धरती को, पूरे हमारे अर्थ को टेम्परेचर, तापमान किससे मिलता है? सूर्य से। अर्थात सूर्य की दिशा में परिवर्तन के अनुसार धरती के तापमान में हुए परिवर्तन के आधार पर पवन की दिशा में परिवर्तन को ही जलवायु भी कहते हैं, मौसम भी कहते हैं, ऋतु भी कहते हैं। सुना गया बात? अर्थात ये तीनों चीज है क्या सर? तीनों एक ही चीज है अलग होते हुए भी, क्योंकि इन तीनों में आप एक ही चीज का अध्ययन करते हैं, पवन की बदलती हुई दिशाओं का। किसका अध्ययन करते हैं? पवन की बदलती हुई दिशाओं का। अब इसी में देखिए, आपको देखिएगा पवन की बदलती दिशा से ही आप देखिएगा गर्मी का सीजन भी आएगा, ठंड भी आएगा और बरसात भी आएगा। कैसे बताएं? थोड़ा समझते हैं। आइए, जैसे ये भैया पानी पानी पानी, और ये हमारा भारत, अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया और बंगाल की खाड़ी हो गया। बंगाल की खाड़ी हो गया। क्लियर? कोई बात नहीं है? ठीक है। अरेबियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और भैया इंडियन ओशियन, ये तो आप जान रहे हो हमारा भारत। ठीक है सर। अब बहुत ध्यान समझिएगा, यहां लाऊंगा इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं थोड़ा, ताकि आपको एक चीज दिखे आंखों के सामने। ठीक है, देख के बताना। आप घर में कभी पैन पे चाय या तो बनाए होंगे या बनते हुए देखे होंगे। या तो आप पैन पे कभी चाय बनाए होंगे या भैया चाय बनाते हुए देखे होंगे। देखिए चाय बनते हुए, जैसे ही हम आग चालू करते हैं तो यहां जो पानी होता है, पानी, दो स्थिति बना रही है। ये वाला पैन है और ये एक दूसरा पैन है। ठीक है, वही पैन है, बर्तन ही है। ध्यान रखिएगा, यहां जो बर्नर है वही बंद है, जल नहीं रहा है। क्लियर हो गई बात? दोनों ही पैन के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब बताइए, ये रहा केस ए, ये रहा केस बी। बताइए इस वाले केस में क्या, जब पानी का गैस बंद है, यानी कि जब हम हीट या टेम्परेचर जब हम नहीं दे रहे हैं, तो क्या यहां से भाप बनेगा? क्या भाप बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, यहां जब हम हीट या टेम्परेचर दे रहे हैं तो यहां भाप बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? और जोर से बोलो, बनेगा। बोलते हो चलने का चीज। क्लियर हो गई बात ना? ध्यान समझना है। इसका मतलब भाप। अब बताइए दूसरा किस्सा, इसके दूसरे हिस्से पे हम आ रहे हैं। जब वहां हीट नहीं है तो क्या यहां जो आसपास वायुमंडल की जो वायु होगी वो ऊपर उठेगी? क्या नहीं। जबकि यहां जैसे चालू और आसपास का जितना वायु है, भाप सब ऊपर उठता है कि नहीं उठता है? तो इसका मतलब क्या हीट या टेम्परेचर नहीं होने पर भैया यहां पर जो वायुमंडल की गैसेस हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो भैया यहां पर लगे रहेगा कि नहीं लगे रहेगा? लगे रहेगा कि नहीं लगे रहेगा? लगे रहेगा। इसका मतलब, और जब यहां हम गर्म करेंगे तो यही भैया हिस्सा ऊपर उठ करके चला जाएगा, यही हिस्सा ऊपर उठ करके चला जाएगा। तो यहां बताइए आप, जो वायुमंडल का दाब था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया कि नहीं हो गया? कम हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि जो वायुमंडल का दाब लग रहा था तो गर्म होकर ऊपर चल गया। तो यहां पर भैया टेम्परेचर, प्रेशर लो होगा कि हाई होगा? लो होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? लो, क्योंकि तो ऊपर उठ के चल गया। तो इस पैन पर वायु दाब क्या हो गया भैया? लो। तो प्रेशर हो गया, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिख रहा हूं
प्रेशर लो। इसका मतलब यहां से एक संबंध मिलता है, ध्यान देखो, टेम्परेचर हाई उसकी तुलना में टेम्परेचर जैसी हाई होता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, लो। उल्टा देख लो, यहां पर, अरे हो गया भाई, यहां टेम्परेचर आपका लो है, कौन इसको ऑन कर दिया इस फीचर को, टेम्परेचर आपका लो है, कौन ऑन किया है, टेम्परेचर यहाँ पे लो है क्योंकि जल नहीं रहा है, तो क्या यहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है, तो क्या यहाँ पर प्रेशर हाई है कि नहीं है, हाई है कि नहीं है। इसका मतलब सर जहां टेम्परेचर लो होगा वहां प्रेशर क्या होगा, हाई, और जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां प्रेशर क्या होगा, लो। इतना संबंध पता चला कि नहीं चला। आप अपने घरों में देखते हैं नहीं, जैसे हम गैस पैनल ऑन करते हैं, जो भी यहाँ वायुमंडल की गैसें सब ऊपर उठ के जाने लगती है, जो भाप के रूप में ऊपर जाती है, भाप कभी नीचे जाती हुई दिखाई देती है क्या आपको। इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है भाप आप जितनी गैसेस है सब कहां भागने लगती है, ऊपर की ओर। तो जब ये यहाँ की गैसेस ऊपर उठ जाएंगी तो इस एरिया पर लो प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। और मगर इस केस में जहां गैस नहीं जा रही क्या हो जाएगी, इस एरिया में प्रेशर हाई। इसका मतलब आप एक संबंध तो सीख गए कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इतना सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए, अरे बोलो सही सही, सीखे कि नहीं सीखे, ठीक। दूसरे हिस्से में अब इसके आते हैं, अब हम प्रेशर को थोड़ा और समझते हैं। टेम्परेचर के कारण कैसे प्रेशर जनरेट हुआ, समझ में आ गया बात ना, ठीक है। अब प्रेशर को थोड़ा सीखने जा रहे, ध्यान से देखिएगा, सब चीज दिखेगा आंखों के सामने, टेंशन नहीं लेना है। ये एक पानी की टंकी लाट ले और एक सेम टू सेम दूसरी पानी की भी टंकी है, सेम हाइट विड्थ सेम वॉल्यूम सब चीज बराबर कर देते हैं सेम। इसमें इतना पानी भरा हुआ है, इसमें इतना ही पानी भरा हुआ है। इस टंकी का नाम है ए, इस टंकी का नाम है बी। दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, नोजल लगा दिया ऑन ऑफ करने वाला। अब आप बताइए किस टंकी में ज्यादा पानी है, टंकी ए में कि बी में, ए में, जोर से बोलते चलना, किस में टंकी में ज्यादा पानी है, ए में। तो भैया आप जैसे ही बताइएगा मैं इसको ऑन करूंगा तो पानी ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा, ए से, आप सब बोल रहे हैं भैया ए से सर बी में जाएगा, किससे जाएगा, किसमें, ए से बी। क्या आप यही बोल रहे हैं, सबका आंसर सही है, ए से बी जाएगा। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन कि ए से ही बी में क्यों जा रहा है, हाँ प्रेशर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जब दोनों के वाटर लेवल को मैं बराबर कर दूं तो इतना तो दोनों पानी बराबर था, मगर इसके ऊपर जो ये इतना पानी एक्स्ट्रा है ये अपने नीचे वाले पानी पे क्या डाल रहा है, प्रेशर, क्या डाल रहा है, प्रेशर। इसका मतलब टंकी ए हाई प्रेशर में है और टंकी बी लो प्रेशर में है, तो क्या पानी ए से बी में जा रहा है, बोल रहा हूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हाई प्रेशर वाले टैंक से लो प्रेशर वाले टैंक में पानी जाता है, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसका मतलब कोई भी चीज कहां से कहां जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, किधर से किधर जाएगी, क्लियर हुआ कि नहीं हो गया, दिख रहा कि नहीं आंख के सामने। एक वायु दाब वाला हमको दिख गया कि सर तापमान बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है और सर आपका प्रेशर बढ़ते जाता है, भैया हाई प्रेशर, प्रेशर कैसे मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इतना समझ में आया कि नहीं आ गया बात, ये वेरी गुड। जब इतना समझ में आ गया तब मैं आता हूं वापस आपके जलवायु टॉपिक पर। एग्जैक्टली मेरे दोस्त, अब देखना टेम्परेचर की वजह से पवन की दिशा बदलेगी और सभी मौसम आने लगेगा, ठीक हो गई बात। ये जब ये पृथ्वी बना तो पृथ्वी से पहले सूर्य बना हुआ था, तो चलिए सूर्य से चालू करते हैं कि ये रहे सूर्य भगवान, ये रहे सूर्य भगवान, और सूर्य भगवान की रोशनी हमारे भारत में पड़ रही है। तो जब सूर्य भगवान की रोशनी हमारे भारत में, अब यहीं से एक चीज और सिखा देता हूं, फिर लेके आता हूं। एक है जमीन का टुकड़ा और एक है पानी, ठीक है सर, दोनों पर सूर्य भगवान की रोशनी पड़ रही है, टिडिंग टिडिंग। बताओ जमीन जल्दी गर्म होगा, लैंड या जमीन जल्दी गर्म होगा कि वाटर या पानी जल्दी गर्म होगा, कौन जल्दी गर्म होता है, हाँ, अरे गधो, गर्मी के दिनों पे जब सूर्य निकलता है और सूर्य में कहीं पानी पड़ा सड़क पे तो वो ज्यादा गर्म होगा, जो खुला सूखा सड़क होगा वो ज्यादा गर्म होगा। तो फिर
गजब कर दिए यार, एकदम है KG1 फेल करवा दिए हैं। क्या पहले गर्म होगा? जमीन। इसका मतलब पानी गर्म तो होगा सर, मगर लेट से होता है पानी गर्म। क्लियर हो गई बात नहीं है? क्योंकि गर्म होने के पीछे नियम है सॉलिड लिक्विड गैस। क्लियर हो गई बात नहीं है? हाँ, जिसके मॉलिक्यूल जितने पास उतना तेजी से गर्म हुआ, क्योंकि उतनी तेजी से अपना एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा वो। एग्जैक्टली तो जमीन जल्दी गर्म होगा एज कंपेयर टू पानी। इतना क्लियर हो कि नहीं हो गया बात? ये यहां तक सबको सही समझ में आया कि नहीं आ गया बात? गर्मी में जमीन ज्यादा गर्म होता है भैया जिस पे चलते हो नंगे पैर, की पानी? जमीन। तो जमीन जल्दी गर्म होता है, पानी लेट से गर्म होता है। गर्म तो दोनों होंगे मगर वो लेट से गर्म होगा। क्लियर हो गई बात नहीं है? बहुत बढ़िया। अब ऐसी चीज और सिखा देता हूं। अभी आप देखो जमीन का टेम्परेचर क्या है, मैंने बोला हाई है कि नहीं उसके कंपेयर में? बताओ जमीन का टेम्परेचर हाई है कि लो है? हाई है। और पानी का टेम्परेचर लो है। क्लियर हो गई बात नहीं है? अरे बोलो सही कि नहीं? सही है सर। और टेम्परेचर का उल्टा क्या होता है, अभी आप पढ़े हो? प्रेशर। जहां टेम्परेचर हाई है वहां प्रेशर कैसा होगा? और प्रेशर कैसा होगा? लो। और जहां भाई टेम्परेचर लो है वहां प्रेशर क्या होगा? इसका मतलब क्या? जहां टेम्परेचर लो वहां प्रेशर हाई, और जहां टेम्परेचर है वहां प्रेशर लो। तो भैया क्या अगर ऐसा स्थिति आया कि जमीन ज्यादा गर्म है और पानी कम गर्म है, तो कोई चीज कहा जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हवाएं किधर जाएंगी? पानी से जमीन की ओर जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अब आ जाओ आप ज्योग्राफी पर आओ। अब यही वो पानी हो गया बेटा, तीनों जो सागर आपके आसपास है, और वो जो जमीन का टुकड़ा था वो आपका हो गया भारत। क्या हो गया? भारत। क्या हो गया? भारत। अब सूर्य भगवान भैया गर्मी दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात नहीं है? गर्मी दे रहे हैं तो गर्मी का मौसम आ गया ताबड़तोड़। देख गर्मी, देख गर्मी, देख पसीना। क्लियर हो गई बात? ये तो पहले हम लोग ले आए भाई, सूर्यवन की रोशनी मिल रही है, सभी जगहों को मिल रही है, पानी को भी मिल रही है, सबको मिल रही है, मगर सबसे पहले गर्म कौन होगा भैया? तो जमीन। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? हाई। यहाँ पे टेम्परेचर इसकी तुलना में टेम्परेचर इन सब जगह क्या होगा? टेम्परेचर लो। होगा कि नहीं होगा? टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो। और टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर क्या होता है? लो। यहां प्रेशर क्या होगा? हाई। यहां प्रेशर क्या होगा? हाई। होगा कि नहीं होगा? तो अब जो हवाएं है, कोई भी चीज किधर जाती है? प्रेशर हाई टू प्रेशर लो की ओर, प्रेशर हाई टू प्रेशर लो की ओर, प्रेशर हाई टू प्रेशर लो की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी? क्लियर हो गई ये बात ना? हाँ। तो भैया इधर से भी हवाएं आकर इधर जाएंगी, इधर से भी हवाएं इधर जाएंगी, इधर से भी हवाएं इधर जाएंगी। अभी समझने के लिए बस हवाएं बता रहा हूं, ठीक है? हवाएं इधर जाएंगी, ठीक है? तो क्या समुद्र से हवाएं जमीन की ओर चलेंगी कि नहीं चलेंगी? चलेगी। तो क्या गर्मी बहुत पड़ने के बाद जब समुद्र से हवाएं आएंगी जमीन की ओर, तो समुद्र का पानी गर्म तो होगा, भले कम गर्म हो, और गर्म होगा तो पानी गर्म होगा, क्या बनता है? भाप। तो भाप बन करके जैसे जैसे ऊपर जाता है मेरे दोस्त, आप जैसे जैसे, जैसे पानी हो गया, सूर्य की रोशनी पड़ रही है इसमें, पड़ा दिए, तो इसमें से भाप निकल करके ऊपर जाने लगता है। क्या होता है भैया? जाने लगता है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ता है, 165 मीटर आप ऊपर जाएंगे, जितना 165 मीटर ऊपर आप जाएंगे, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भैया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो जैसे से भाप ऊपर जाते जाएगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा? लो। इसे तो हम जैसे से ऊंचाइयों पर जाते हैं, पहाड़ियों पर, पर्वतों पर, तो वो क्या लगता है? ठंडी लगने लगता है। क्लियर हो गई बात नहीं है? ठीक है। तो जैसे से भाप ठंडा होगा, तो भाप ठंडा हो क्या बनेगा भैया? जल वाष्प बनेगा, और ठंडा और क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो यहां कोई धूल का कण होगा तो उस पे जाके ये भाप भैया चिपक जाएगा, और उस पे जाकर चिपकने के बाद ठंडा हो जाएगा, और उसी पे बर्फ के क्रिस्टल्स का निर्माण कर लेगा, और इसी बर्फ के क्रिस्टल से मिलकर के बन जाएगा बादल। क्या बन जाएगा? बादल। क्या बन जाएगा? बादल। इसका मतलब बादल में क्या होता है? बर्फ के क्रिस्टल्स। क्या होता है?
बर्फ के क्रिस्टल्स और जल वाष्प वाटर वेपर। बादल बनता कैसे है? धूल के कणों पर जल वाष्प के चिपकने से। किससे बनता भैया? धूल के कणों पर जल वाष्प के चिपकने से। तो ये समुद्र एरिया था जहां भैया भाप ऊपर गया और ऊपर जा क्या बन गया? बादल। क्या बन गया? बादल। बहुत बढ़िया। तो बताओ मेरे दोस्त, जब यहां से हवाएं इधर जाएंगी तो बादल हवा पे तैरता कि जमीन पे तैरता है? बादल किस पे तैरता हुआ दिखता है आपको? हवा पे। तो जब ये बादल यहाँ समुद्र से जमीन पे जाएंगी तो उन बादलों के साथ उस पे तैरते हुए भैया जब ये हवाएं समुद्र से जमीन पे जाएंगी तो हवाओं के साथ तैरता हुआ बादल भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? इसीलिए हर बार जब सूर्य की गर्मी से गर्मी का मौसम आता है तो हवाओं के साथ बादल आता है, और गर्मी के बाद ही कौन सी ऋतु आती है? कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? और जब वर्षा ऋतु आएगी और पानी गिरेगी तो जमीन का तापमान गर्म होगा कि ठंडा होगा? इसलिए वर्षा ऋतु बाद कौन सी आती है? शीत ऋतु। अब समझे कि यही सीक्वेंस क्यों है, क्यों गर्मी के बाद कभी ठंड क्यों नहीं आ गई? सुनना है कि नहीं आ गई बात ये? हाँ। तो पूरा खेल किसका है? सूर्य भगवान का है। सूर्य भगवान जैसा टेम्परेचर देंगे वैसे वायु की दिशा बदलेगी, और जैसी वायु की दिशा बदलेगी उसी हिसाब से आपका बादल आएगा तो पानी गिरेगा, पानी गिरेगा तो मौसम ठंडा होगा। इसका मतलब इन तीनों ही जिसको आप ऋतु बोलते हो या डेली का जिसको आप मौसम बोलते हो कि आज बहुत गर्मी है, आज का मौसम यार बहुत गर्म है, अरे आज एकदम पानी बादल बादल मौसम किया है, आज बहुत ठंडा ठंडा मौसम किया है, तो आप जो भी बोलो, चाहे इसको छोटे रूप में मौसम बोलो, बड़े रूप में इसको ऋतु बोलो, और बड़े रूप में इसको क्लाइमेट बोल दो, जो भी बोलो, इसमें आप रियल में अध्ययन किसका कर रहे हैं? पवन की दिशा का परिवर्तन, पवन की दिशा में होने वाले परिवर्तन का। किसका अध्ययन कर रहे हो? पवन की दिशा में होने वाले परिवर्तन का। और पवन की दिशा को परिवर्तित कौन करता है? टेम्परेचर। कौन करता है? टेम्परेचर। क्लियर? कोई बात नहीं है? हाँ। इसका मतलब टेम्परेचर वो घटक है जो प्रेशर को प्रभावित करता है, और प्रेशर की वजह से भैया फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर कारण सभी वायु की दिशा में परिवर्तन होता है। तो विंड डायरेक्शन परिवर्तन होता है, विंड के डायरेक्शन में। समझ आगे कि नहीं आगे बात? ये हो गया इतना हिस्सा। अब जब यहाँ से भैया बादलें आएंगी या बरसात करेंगे, ठंड का फिर वर्षा ऋतु हो जाएगा, और जब पूरा पानी ठंडा हो जाएगा तब ठंड का ऋतु आ जाएगा। हो गया इतना हिस्सा ना? ठीक। इसीलिए अब वापस चलते हैं हम लोग शुरुआती चीजों में, सबसे शुरुआती चीजों पे, इन तीनों में। तो तीनों ही चीजों में, चाहे वो मौसम हो, सीजन हो, ऋतु हो, जलवायु हो, वेदर हो, सीजन हो, क्लाइमेट हो, हम अध्ययन किसका करते हैं? पवन की दिशा में होने वाले परिवर्तन का। किसका अध्ययन करते हैं? परिवर्तन का। क्लियर? कोई बात नहीं है? अध्ययन करते हैं, मगर जब वो अध्ययन एकदम छोटे समय के लिए हो, अल्पावधि के लिए हो, जैसे भैया आप बोले 1-2 घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए, 1-आध दिन के लिए, तो क्या कहलाएगा वो? मौसम। उससे भैया अगर वो भैया 3-4 महीने निकले तब क्या कहलाएगा? सीजन। मगर जब वो 30 से 25 से 30 या 35 सालों के लिए अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? जलवायु। क्लियर? कोई बात नहीं है? जैसे अब इसमें देखिए परिवर्तन भी, मौसम भैया अचानक से बरसात हो रहा था, अचानक से धूप हो गया, तो मौसम में एकदम आमूल चूल परिवर्तन होता है पूरा, कि एकदम बरसात एकदम ठंडा था, अचानक सूर्य निकल गया तो एकदम टेम्परेचर बढ़ गया। ऋतु मुझसे कम, ये पूरे 3-4 महीने लगभग एक जैसा टेम्परेचर होगा, हो गया, एक जैसा पानी होगा, एक जैसा मॉइस्चर होगा। और जलवायु में और कम परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, 1 डिग्री, आधा डिग्री, पौन डिग्री। क्लियर हो गई बात? मगर वही परिवर्तन खतरनाक है और वही परिवर्तन घातक है। जैसे आज से 25 साल पहले की जलवायु का औसत तापमान होगा, मान लीजिए तापमान होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस साल हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, इन 25 साल हो गया 26 डिग्री। मतलब पूरी पृथ्वी या पूरे इस एरिया का जो तापमान है वो कितना डिग्री बढ़ गया? 1 डिग्री। तो इससे क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गया? ये ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होगा भैया तो बर्फ एक ज्यादा पिघलेंगे, ज्यादा पिघलेंगे तो समुद्र का लेवल ज्यादा बढ़ेगा, समुद्र लेवल बढ़ेगा तो भाई पानी लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो जो द्वीप आइलैंड वगैरह सब डूब जाएंगे, सुनामी आएगा, बाढ़ आएगा। क्लियर हो नहीं हो गई बात ये? हाँ। इसका मतलब ये जितनी भैया आगे बढ़ेंगे उसमें, इसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन, इसमें उससे कम परिवर्तन, इसमें उससे कम परिवर्तन, और इसके कम परिवर्तन बहुत ज्यादा घातक होते हैं। क्लियर हो गई बात नहीं है? अब इन तीनों में जिन चीजों का हम अध्ययन करते हैं उसको ध्यान रखिएगा कि भैया पहले तो हवा आ रहा था, हवा अपने साथ पानी लाया, तो हम इसमें आर्द्रता का अध्ययन करते हैं। पर हवा आया कैसे भैया? तो तापमान परिवर्तन कारण, तापमान, बस
अब इसी को आप ध्यान से देखते चलो, क्लियर हो गई बात नहीं है? तो रियल मायने में अब एक शब्द मैं ले रहा हूं, जलवायु। क्या ले रहा हूं मैं? जलवायु या क्लाइमेट। अर्थात वायु के एक बुलबुले को मान लेते कि ये वायु का एक बुलबुला है। वायु के एक बुलबुले में जल की कितनी मात्रा उपस्थित होगी? क्लियर हो गई बात नहीं है? अब इसी को अनुसार देखो, वायु के किसी बुलबुले में जल की कितनी मात्रा उपस्थित होगी। अब वायु का समझाने के लिए आपको एक बुलबुला मैंने बोला, आपके आसपास के पूरे वायु में जल की मात्रा कितनी उपस्थित है, यही क्या है? जलवायु है। यही क्या है? जलवायु। अब ध्यान देखो, मैं 3 बुलबुला बना रहा हूं। अब तीनों बुलबुले को मैंने जमा दिया। क्लियर हो गई बात नहीं है? अब ध्यान से देखिए, अब तीनों बुलबुले को देख के बताइए कि तीनों में से तीनों बुलबुले, बुलबुला ए, बुलबुला बी और बुलबुला सी, कौन कौन से ऋतु को दर्शा रहा है? बुलबुला ए कौन से ऋतु को दर्शा रहा होगा? कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि सर ग्रीष्म ऋतु में जो हमारे आसपास का वायु होता है वो एकदम सूखा होता है, ड्राई होता है। होता है कि एकदम सूखा और ड्राई होता है ना? एग्जैक्टली सर। उसके बाद कौन सा दर्शा रहा? बी। भैया आसपास के वायु में बहुत ज्यादा पानी हो गया, इसलिए हमको चिपचिपा महसूस होता है, उमस महसूस होता है, अभी जैसा भी आपको महसूस हो रहा है। एग्जैक्टली। तो वर्षा ऋतु। क्यों? क्योंकि इस समय आपके आसपास के वायु में किसकी मात्रा ज्यादा है भैया? पानी की मात्रा ज्यादा है। हो गया इतना हिस्सा? ठीक है। तीसरा हिस्सा किसको दर्शा रहा है? शीत ऋतु। कि हाँ सर, ना बहुत कम ना बहुत ठंडी, ना ज्यादा पानी ना कम पानी, इसलिए आपको एकदम परफेक्ट महसूस होता है ना? ठंड का ऋतु सबसे ज्यादा पसंद आता है ना सबको। 100 में 99 से 100 लोगों को क्या पसंद आता है? ठंड का ऋतु। क्यों? क्योंकि समझ गया आपको भैया, आपके आसपास का वायु में जल की मात्रा परफेक्ट है, आधा खाली आधा भरा। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए आपको एकदम मस्त लगता है। जल्दी जल्दी ठंड का ऋतु है, मस्त मस्त कपड़े पहनेंगे घूमेंगे बोलते हैं आप। एग्जैक्टली। क्लियर हो गई बात ना? समझ में आया बात? इसका मतलब चाहे मौसम हो, कहां से एक ठो आगे है, चाहे मौसम हो, ऋतु हो या जलवायु हो, इसमें अब रियल में अध्ययन क्या कर रहे हैं? वायु में या पवन में उपस्थित जल की मात्रा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वायु या पवन में उपस्थित जल की मात्रा का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं? जल की मात्रा का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गई बात नहीं है? ठीक है। अब अगर कम समय के लिए अध्ययन करेंगे, जैसे अभी अचानक से धूप था, अचानक से पानी गिरने लग गया, तो हम बोलेंगे अरे यार आज का मौसम बहुत पानी पानी कर दिया है पूरा भाई, क्योंकि अचानक से जो आपके आसपास वायु था उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई। तो इसी पवन में हम पानी की मात्रा का अध्ययन कर रहे हैं। ज्यादा बढ़ गया तो हमारे वर्षा ऋतु। अचानक धूप निकल गया पूरा भाई, एकदम गर्मी लग रहा है एकदम आपका, है ना? तो हम बोलेंगे अरे यार बहुत ज्यादा गर्मी है आज के मौसम में। एग्जैक्टली। तो इन्हीं चीजों का अध्ययन हम तीनों में ही करते हैं। मगर अंतर क्या है? अंतर बस यही है कि इसमें ये कम समय के लिए, ये उससे अधिक समय के लिए, और ये सबसे लंबे समय के लिए होता है। वैसे ही वेदर या मौसम, समय का तो देख लिए, सबसे कम समय, उससे अधिक समय, उससे अधिक समय। समय के अनुसार एरिया, ये एकदम छोटे एरिया का होता है, ये उससे बड़े एरिया का, और ये पूरे बहुत बड़े एरिया का। क्लियर हो गई बात? जैसे ये किसी शहर के भी छोटे से हिस्से का हो सकता है, या एक मात्र शहर मात्र का हो सकता है। ऋतु पूरे एक देश मात्र का हो सकता है, जबकि मौसम पूरे आसपास के महाद्वीप या पूरे पृथ्वी का हो सकता है क्लाइमेट। क्लियर हो गई बात नहीं है? तो इन तीनों ही में हम भैया पवन में उपस्थित, वायु में उपस्थित जल की मात्रा का अध्ययन हम करते हैं। जब हम कम समय के लिए करते हैं तो ये कहलाता है, उससे अधिक समय के लिए ऋतु कहलाता है, उससे अधिक समय के लिए करते हैं तो क्लाइमेट कहलाता है। छोटे एरिया का करते हैं तो मौसम कहलाता है, उससे बड़े एरिया करेंगे तो सीजन कहलाएगा, और सबसे बड़े एरिया करेंगे तो जलवायु क्लाइमेट कहलाएगा। समझ में आगे नहीं आगे अंतर? आगे अंतर इतना क्लियर? चलो आओ अब देख लेते हैं कि सर प्रतीक सर आप गलत गलत कुछ भी पढ़ा देते हो, तो इसलिए आइए छोटे चेक कर लेते हैं भाई ये सही है कि नहीं है। ठीक है।
कि मैं डिफरेंस बिटवीन लिखो वेदर और क्लाइमेट खुद आ गया। ध्यान से देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट वर्सेस वेदर। वेदर इधर क्लाइमेट है, वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ पर्टिकुलर प्लेस, मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बड़े एरिया के लिए बड़े समय के लिए, मेजर्ड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, affected by the climate system as well as altitude and latitude, affected by temperature, air pressure and moisture, temperature, air pressure and moisture, forecasted by collective weather statistics over a long period of time, लंबे समय का अध्ययन करना पड़ता है क्लाइमेट में, अब ये वेदर में आपके लिए forecasted by the collecting meteorological data। समझ आ गई बात नहीं है? कलर से ध्यान रखिएगा, ये है क्लाइमेट का हिस्सा और ये है आपके लिए वेदर का हिस्सा। ये है क्लाइमेट और ये है वेदर। क्या दिख रहा है आपको, क्लाइमेट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें भैया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी छोटे से स्थान का, और भैया आपको हो गया एयर प्रेशर एंड मॉइस्चर, इसी का अध्ययन ये करते हैं। और देख लेते हैं एक बार, अंतर पूछेगा तो बता दीजिएगा आप लोग। क्लाइमेट और वेदर, इट इज स्टडी ऑफ अ एवरेज वेदर कंडीशन ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि हर साल मौसम कैसा रहा है ना, तो मतलब 25 सालों के मौसम का औसत निकाल लेना, वही क्या भैया आपके लिए क्लाइमेट का अध्ययन है। इसका मतलब क्लाइमेट में भी हम मौसम का ही अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मौसम का, और मतलब उसका सीजन का, वेदर का। अभी उसके हम उसमें अध्ययन किसका करते हैं, मौसम का, डेली के वेदर का। क्लियर हो गई बात नहीं है, मतलब तीनों में अध्ययन एक ही चीज का हो रहे हैं। ठीक हो गई बात ये, हाँ। इसलिए औसत, इसमें औसत निकाल लिया जाता है एक लंबे समय तक का जो भी आपका वेदर रहता है उसका। जबकि वेदर इट इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे समय के लिए आपके एटमॉस्फेरिक पर्यावरणीय स्थितियां कैसी बनी हुई है उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वेदर कहलाता है। फिर देखिए वेदर इट इज शॉर्ट टर्म फिनोमिना, एक छोटे समय के लिए होता है वेदर फिनोमिना, जबकि एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है क्लाइमेट। वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर तुरंत तुरंत चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट इट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। क्या क्लाइमेट बदल जाएगा क्या, नहीं भाई। क्लाइमेट था क्या, ऐसे 25 साल पहले हिमयुग था पृथ्वी में, अचानक से भैया हिमयुग गायब हो गया, ऐसा है क्या, नहीं। कि भैया आज से 25 साल पहले पूरी पृथ्वी बर्फ में दबा हुआ था, भैया अचानक से बर्फ गायब हो गया, ऐसा है क्या, नहीं। इसलिए क्लाइमेट में आपको फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं, जबकि वेदर क्या होता है, डेली बदलता है, घंटे घंटे में बदल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन अ स्मॉलर एरियाज, स्मॉलर एरिया लाइक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, हो गया इतना हिस्सा, या किसी डिस्ट्रिक्ट के भी छोटे से हिस्से में। इट डिपेंड्स ऑन अ लार्जर एरिया लाइक स्टेट और कंट्री और कॉन्टिनेंट। क्लियर हो गई बात नहीं। इसमें हम एक बड़े एरिया का बात करते हैं, तो क्लाइमेट में बड़ा एरिया का हम बात करते हैं, इसमें हम छोटे एरिया का बात करते हैं, उसमें हम लंबे समय का मौसम का औसत का बात करते हैं, इसमें छोटे समय का डे बाय डे चेंज होने वाली चीजों का हम ध्यान करते हैं। समझ में आगे कि नहीं आ गया बात, ये इस तरीके से आपको क्लियर होगी। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है जो आपको दिखा देता हूं मैं, उसको मैं हम मार देते हैं सर्च, अब आपके सामने सर्च कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपके लिए, तो लिखा ही हुआ तो दिखाते हैं, नॉर्मल लिखा हुआ देखिए, while climate is the long term average औसत weather patterns of a region typically calculated over a 30 years or more, तो 30 साल या उससे अधिक समय के लिए जब औसत निकालते हैं हर साल की मौसम का, तो वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट। तब वो क्या कहलाता है, क्लाइमेट। वरना भाई इसको हम आंसर नहीं मानते, हम चलते हैं भैया सिम चेक करने, व्हाट इज क्लाइमेट।
क्लाइमेट ड्यूरेशन बाई एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी आपको लेना है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लाइमेट इज डिफाइंड एज द सम टोटल of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, टिपिकली कितने साल के लिए? 30 साल या उससे अधिक के लिए। कितने साल के लिए? 30 साल या उससे अधिक के लिए। तो एनसीईआरटी 30 साल के जब आप मौसम का औसत अनुमान निकालेंगे तो क्या उसको लेता है क्लाइमेट के रूप में, और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है वो 25 साल को लेती है। क्लियर हो गई बात नहीं है? हाँ, तो जो इंटरनेशनल संस्था है वो 25 साल लेती है, एनसीईआरटी कितना लेता है? 30। हो गया इतना हिस्सा आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आप भारत में तो आप क्या लिख चलोगे एनसीईआरटी के अनुसार? 30 या उससे अधिक। क्लियर हो गई बातें? 30 और मोर। क्या क्या इसके की पॉइंट होते हैं? लॉन्ग टर्म एवरेज, लंबे समय का औसत निकालना है, 30 साल या उससे अधिक समय का। एनकम्पासेस वेरिएशंस, कॉन्ट्रास्ट विथ वेदर, वेदर के साथ ही वेदर का इसमें हम अध्ययन करते हैं। क्या आपको अब एक सिंगल जो शब्द है जलवायु, जहां से आज तक का चैप्टर चालू हुआ था, उसका मतलब समझ में आया? वायु में उपस्थित जल की मात्रा इज इक्वल टू जलवायु। क्या बोलेंगे? तो इसीलिए कहीं परेशान नहीं होना है, जो नाम है जलवायु उसी में उसका आंसर दिया है, जलवायु, वायु में उपस्थित जल की मात्रा। समझ में आया बात? और कोई रॉकेट साइंस नहीं था। हाँ, मगर सिंपल सी चीज को आपको समझाना कैसे है, आपको लिखना कैसे है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात ना? तो क्या एक शब्द था जलवायु, आपको समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद हमने 3 अंतर देखा था, वेदर, सीजन और आपके भैया इसमें देखा था तो क्लाइमेट में। अंतर समझ में आ गया तीनों में ना? ठीक है सर। आइए अब हम चलते हैं, जब हम सब चीज समझ लिए तो अब हम पर्टिकुलरली चलेंगे, जब हम एक एक शब्द समझ लिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु की ओर। क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक हो गई ये बात? सुन में आ गई इतना हिस्सा? ठीक। अब ध्यान से देखिए, अब आप लोग देखे थे सर पूरे क्लाइमेट का शुरुआत कहां से हुआ था, तो आप याद कीजिए सूर्य भगवान के टेम्परेचर से हुआ था। क्लियर हो गई बात नहीं है? तो हम छत्तीसगढ़ की जलवायु में हम देखेंगे सबसे पहले कि हम पृथ्वी के किस टेम्परेचर जोन में रहते हैं। क्लियर हो गई बात नहीं है? हम पृथ्वी के किस टेम्परेचर जोन में रहते हैं, सबसे पहले हम यही देखेंगे। आइए तो देखना चालू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस टेम्परेचर जोन को समझा रहा हूं मैं। टेम्परेचर जोन कि हम पृथ्वी के किस टेम्परेचर जोन में रहते हैं। तो बताइए, आप लोगों ने देखा था बेटा कि ये है सर हमारी पृथ्वी। क्लियर हो गई बात नहीं है? पृथ्वी पर सर सूर्य की सीधी सीधी रोशनी पड़ती है सर। ये हो गई भूमध्य रेखा, वह रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये हो गई सर आपके लिए कर्क रेखा, ये हो गई सर आपके लिए मकर रेखा। क्लियर हो गई बात नहीं है? इतना ही है सर। ये हो गई सर पृथ्वी की तिरछी रेखा। हो गया, इसका तो ऊपर निकल जाएगा यहीं से। ठीक है, तो जहां से कट हुआ वहां सीधा लाइन, जहां से कट हुआ वहां सीधा लाइन। ये जो भैया हमारा बीचों बीच डिग्री, तो कौन सा डिग्री होता है? 0 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। सर ये होता है आपका 66.5 डिग्री। पढ़ा चुके हैं सब आपको शुरू में ही, ये होता है 66.5 डिग्री। पढ़े हुए याद है शुरू में? ठीक है सर। पृथ्वी का वह एरिया जहां सूर्य की सीधी सीधी रोशनी प्राप्त होती है, तो बताओ जहां सूर्य का सीधा रोशनी मिलेगा, जहां सूर्य का तिरछा रोशनी मिलेगा, गर्मी कहां ज्यादा होगा? सीधा रोशनी वाला। इसका मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा से 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इतना क्लियर है कि नहीं है बात भैया? क्लियर है कि नहीं है बात ये? ठीक है सर। सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी ज्यादा होता है, गर्मी अधिक, और एक निश्चित एरिया है जहां पृथ्वी का एक निश्चित एरिया जहां गर्मी ज्यादा अधिक है, तो एक निश्चित एरिया को हम क्या बोलते हैं?
कटिबंध, याद कीजिए पढ़ाए थे। और गर्म को हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में, उष्ण। इसका भैया ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ या कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, गर्म ज्यादा है तो हम गर्मी को बोलते हैं ज्योग्राफी में उष्ण, और एक निश्चित एरिया बन गया इसलिए उसको बोलते हैं हम क्या भैया, कटिबंध। तो ये क्या कहलाएगा पूरा पूरा भैया, उष्ण कटिबंध, या इसी को इंग्लिश बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं इसे ही, ट्रॉपिकल जोन। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु में सबसे पहला हिस्सा इसको आप देख लिए हैं, ध्यान से रखिएगा कि हम 0 डिग्री हो गए भैया, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ गुजरती है, भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो ये लो भारत के बीचों बीच हमने कर्क रेखा गुजार दिया, और कर्क रेखा हमारे सरगुजा जिले से गुजरती है। तो ये छत्तीसगढ़ पूरा किस में आ रहा है भैया, तो आपके लिए बताइए तो कौन से क्षेत्र में आ रहा है छत्तीसगढ़, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जलवायु जो कि चालू होती है टेम्परेचर जोन से, तो हम कौन सी टेम्परेचर जोन में आते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ आते हैं भैया बताओ तो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ आते हैं हम लोग, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। कैसी होगी जलवायु हमारे यहाँ की, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल हमारे यहाँ की क्लाइमेट होगी। इतना क्लियर हुआ कि होगी बात ये। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी होगी, और कैसी होगी पहले बताओ, कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय। कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय। बहुत बढ़िया। अब इसके अगले से हम जा रहे हैं, टेम्परेचर के अनुसार वायु का दिशा बदला था, और वायु समुद्र से हवाएं जमीन की ओर आने लग गई थी। तो हवाएं आएंगी तो क्या लेके आएंगे अपने साथ भैया, बादल। बादल में क्या रहेगा, पानी। तो अगला भैया हम देखने जा रहे हैं पानी रे बबली, पानी। तो आइए हम देखने चलते हैं भैया आपकी ह्यूमिडिटी, या मॉइस्चर कंटेंट। ठीक हो गई बात। ध्यान से देखो, अभी इसका हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, एक एक का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप अपने भारत के मैप को देखे होंगे, ठीक। यहां से ऐसे निकलती है भाई, कर्क रेखा कर्क रेखा कर्क रेखा और ऐसे करके चल जाती है। ठीक है सर, यहां से हमारी ऐसी छत्तीसगढ़ है, कैसा ही हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा ही है ना। फिर छत्तीसगढ़ के सर इधर आपका झारखंड राज्य है, इधर आपका पूरा उड़ीसा राज्य है, इधर आपका आंध्र प्रदेश राज्य है, इधर आपका तेलंगाना है, इधर आपका महाराष्ट्र है, इधर आपका भैया पूरा, रुक जा, मध्य प्रदेश है, और इधर भैया आपका उत्तर प्रदेश है। क्लियर हो गई बात ना। तो छत्तीसगढ़ चारों और अन्य अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ एक कैसा राज्य है भैया, भू आविष्ठित राज्य। कैसा राज्य है, भू आविष्ठित। सिंपल सी बात है, अब जो हवाएं आ रही थी समुद्र, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए, तो भैया छत्तीसगढ़ क्या आपके समुद्र के तट पर स्थित है क्या, नहीं। छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है। तो जितने भी भैया हवाएं जब आएंगी समुद्र से, तो छत्तीसगढ़ से पहुंचने से पहले इधर झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में प्रवेश करेगी। इधर से आएगी तो भैया महाराष्ट्र और सब जगह से प्रवेश करेगी। इसका मतलब क्या, जो बादल आ रहा था पानी लेकर के, वो अपना आधा से अधिक पानी, या लगभग आधा पानी इन सभी जगह गिराते हुए आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात ना। अब ध्यान से देखिए यहीं पर, अगर पानी ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा भैया, आर्द्र। क्या कहलाएगा, तो आर्द्र। और क्या ज्यादा पानी मिलेगा इसको छत्तीसगढ़ को, क्या औसत पानी मिलेगा, औसत। तो हम बोलेंगे भैया अध्यक्ष की जगह क्या बोलेंगे, उपाध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा, उपाद्र। क्या हो गया, उपाद्र। क्या हो गया, उपाद्र। क्लियर हो गई बात नहीं है, मैंने औसत पानी, ना एकदम ज्यादा पानी ना एकदम कम पानी, औसत पानी, तो उपाद्र। ठीक हो गई बात नहीं है, ठीक है। और क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ आपके भैया प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बीचों बीच आता है, तो जैसे एक महाद्वीप होता है कि इसके चारों तरफ समुद्र होता है और चारों समुद्र से हवाएं आती हैं बीच में। क्लियर हो गई बात ना। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी उसी महाद्वीप के जैसे ट्रीट करता है भैया, कि जैसे कोई बड़ा सा महाद्वीप हो। इसलिए हमारे जलवायु का दूसरा हिस्सा जो पानी के प्राप्ति के आधार पर है, वो उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। क्या है भैया, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। दोनों मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है।
क्योंकि हम महाद्वीपीय क्यों, क्योंकि हम अन्य राज्यों से घिरे हुए हैं, हम एक भू-आश्रित राज्य होने के कारण हम महाद्वीप जैसी हमारी यहाँ जलवायु दिखाई देती है, और उसी कारण हमारे पानी की मात्रा क्या आती है, आधी आती है, औसत आती है, इसलिए क्या हो जाएगी, उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। क्या हो जाएगी, उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। क्या हो जाएगी, तो छत्तीसगढ़ में अगला हिस्सा क्या हो जाएगा जलवायु का, हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु। क्या भैया हमारे की जलवायु बताओ तो, उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु। समझ में आया कि नहीं आया बात, ये तीनों। महाद्वीपीय जलवायु क्यों है बोले, क्या बोलोगे, क्योंकि हम एक भू आविष्टित राज्य हैं और हम भैया के प्रायद्वीपीय भारत के पठार हिस्से में सिचुएटेड है, और कर्क रेखा हमारे उत्तर से गुजरती है, इसलिए हमारा पूरा जियोग्राफी लोकेशन कैसे ट्रीट करते हैं, एक महाद्वीप की तरह। हो गया इतना हिस्सा ना। हाँ आइए, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। अब आपको कुछ और चीज दिखा देते हैं, कल दिखा देते हैं, फिर लेके आते हैं वापस यहीं पर। इसलिए बोलते कि बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्लास है, इस क्लास को जो मिस किए कहानी खत्म उनका, अब है ना, अब नहीं होने वाला, उनको कॉन्सेप्ट नहीं बनने वाला। हाँ दोनों सहेली बताओ क्या बात हो रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक, समझाओ समझाओ यार, अरे मेरे से पूछा करो सखी, है ना, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, 4 बार पूछोगे 40 बार बताऊंगा मैं, पूछा करो बस। तो ये देखिए आपके चैप्टर चैप्टर हो गया, आपका जो चैप्टर है जो अगला पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो पहले ही कि आपके यहाँ जलवायु कैसा है भैया, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, अभी उष्ण कटिबंधीय से आगे नहीं दिखे थे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। फिर क्या हुआ भाई, अगला जलवायु कैसे आपकी, उप आर्द्र महाद्वीपीय, ड्राई सब ह्यूमिड। हो गया इतना हिस्सा। अब एक ही हिस्सा बचा इसका भैया, क्या बस, मानसूनी जलवायु। क्या बोल रहा है, मानसूनी। मानसून मतलब हमारे यहाँ भैया वर्षा की प्राप्ति होती है, हमारे यहाँ का पूरा एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है, वर्षा पर डिपेंडेंट है, कि जब बारिश आएगी तो हम खेती करेंगे। क्लियर कोई बात नहीं है। हाँ इसीलिए अब हम तीसरे हिस्से पे इसके जाने वाले, ये पूरा टेम्परेचर जुड़ा हुआ है, ये वर्षा से जुड़ा हुआ है, और ये हमारे हवा में उपस्थित पानी की मात्रा कितनी होगी उससे जुड़ा हुआ है। क्लियर कोई बात नहीं है। आइए हम इसके तीसरे स्टेप चलते हैं। देखिए जलवायु आपका यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर उसकी विशेषताएं एक एक लाइन की सब आप पढ़ेंगे, इसमें से अभी आपका सब ज्यादा क्लियर हो जाएगा हिस्सा, फिर आपको वर्षा वर्षा हम देखते रहेंगे। आइए घर जाके सब पढ़ लेना ना फिर। हाँ फिर चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा पूरा। आओ आगे चलते हैं हम अपने भैया वापस कॉन्सेप्ट हिस्से पर। अब हम तीसरा हिस्सा देखने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ जलवायु कैसा है, तो मानसूनी है। कैसे भैया हमारे जलवायु, मानसूनी। मानसूनी का मतलब हमारे यहाँ कि एग्रीकल्चर किस पे डिपेंडेंट है भैया, तो मॉनसून पर। किस पे डिपेंडेंट है, मॉनसून पर। किस पे डिपेंडेंट है, मॉनसून पर। चलिए समझना चालू करते हैं। अब भारत की मॉनसून को हम समझेंगे तो छत्तीसगढ़ का मॉनसून हमको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ से पानी वानी पी लो तो एक आध घूट पी लो पानी वानी, क्योंकि फिर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और उसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा। किसी को पीना है पानी वानी, बाथरूम तुमको जाना है, नहीं ना, चालू करें सब फ्रेश। चलिए पहले पृथ्वी में समझाते हैं। ये रहा हमारा पृथ्वी, ठीक हो गई बात। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है, इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा भी हम बोलते हैं, मेडिटेरियन रेखा भी इसे बोलते हैं। चलिए इस भूमध्य रेखा के ऊपर भैया 23.5 डिग्री पर हमारा है एक कर्क रेखा, उसी पर हमारा स्थित है भारत, वहीं पे स्थित है हमारा छत्तीसगढ़। समझ में आ गया बात ना, दिख रहा ध्यान से, ठीक है। अब भैया आप सब के सब सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान। आप लोग जल रहे हो सामने से, ठीक है, जलन के मारे जल जाओ, पूरा भस्म हो जाओ, और आपके जलन से यहाँ हीट आ रहा है, हीट आकर भैया पड़ा सामने में, जैसे ही पड़ेगा तो आपको पता सर यहाँ पूरा पानी ही पानी है,
पानी पानी ऐसा है ना, इंडियन ओशियन, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन ओशियन, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आपके हो गया भैया कौन, हिंद महासागर। ठीक है, अब जैसे आप सूर्य डालोगे रोशनी में, सूर्य आसमान से रोशनी डालेंगे तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर भाप बनेगा, आपको तो पता ही है। ठीक है सर, फिर आपको फिर से वो सब कॉन्सेप्ट काम आने वाला, ध्यान दीजिए। जमीन और जल में ज्यादा गर्म कौन होगा, जल्दी गर्म कौन होगा, तो टेम्परेचर हाई। यहाँ पे इस सब जगह पे टेम्परेचर क्या भैया, लो। टेम्परेचर हाई तो प्रेशर कैसा होगा यहाँ पर, लो। तो इसे प्रेशर क्या होगा, हाई। क्या होगा, प्रेशर हाई। तो वायु किधर जाएगी भैया, प्रेशर हाई से लो की ओर, की लो से हाई की ओर, हाई से लो। तो समुद्र से जमीन की ओर, जमीन से समुद्र की ओर, समुद्र से जमीन की ओर। क्लियर हो गई बात नहीं। अब यही ध्यान से देखो, अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहां बता रहा हूं, फिर उसको हम वहां कनेक्ट करेंगे। अलग ले लेते हैं, पानी वाले उसी में बताता हूं। हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब भी कोई वायु ऊपर उठेगी, जब भी कोई वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठेगी, तो ऑटोमेटिक यहां पर एक बल काम करता है, एक फोर्स काम करता है। क्लियर हो गई बात नहीं है। उस बल या फोर्स का नाम है कोरियोलिस बल। क्या नाम है, अरे बोलो जोर से, क्या नाम है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। पृथ्वी के हर हिस्से में ये बल काम करता है, मगर ये बल उत्तरी गोलार्ध में अलग तरीके से व्यवहार करता है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग तरीके से व्यवहार करता है। क्लियर हो गई बात नहीं है। अब ये अगला क्वेश्चन आएगा कि आप में से कितने लोग पहली बार सुन रहे कोरियोलिस बल, हाथ उठाओ। अपन आधा अधूरा सुने क्या, अरे आधा हाथ उठाया इसलिए पूछ रहा हूं। चलो, कोरियोलिस बल एक बल होता है, क्लियर हो गई बात, जो क्या करता है, पहले उत्तरी गोलार्ध को बताता हूं और दक्षिणी गोलार्ध को भी एक साथ बताता हूं। यहीं से एक और कॉन्सेप्ट सीखने जाओगे अभी आप, देखते चलो ध्यान से। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में उठने वाली हवाओं को अपने राइट हैंड साइड मोड़ देता है। किधर मोड़ देता है भैया, राइट हैंड साइड। किधर मोड़ देता है, अपने राइट हैंड साइड। किधर मोड़ देता है, अपने राइट हैंड साइड। किधर मोड़ देता है, अपने राइट हैंड साइड। क्लियर हो गई बात नहीं। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अपने किसी भी वायु को किस दिशा में मोड़ देगा, किस दिशा में मोड़ देगा, याद रखना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो, एग्जाम पूछता है, किस ओर मोड़ देगा। और भैया दक्षिण गोलार्ध में वही कोरियोलिस बल किसी भी वायु को अपने किस ओर मोड़ देता है, तो लेफ्ट हैंड साइड। किधर मोड़ देता है, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड समझ में आ रहा है ना, जो मोड़ रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में किसी भी वायु को, जो भी वायु चलता रहेगा उसको ऑटोमेटिक राइट साइड मोड़ देगा, और दक्षिण गोलार्ध में कैसा मोड़ देगा, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे अगर भैया यहाँ कोई वायु ऐसे चल रही है तो ऑटोमेटिक इसको भैया कोरियोलिस बल किधर मोड़ देगा, राइट हैंड साइड। कैसे मोड़ देगा, राइट हैंड साइड। कैसे मोड़ देगा, राइट हैंड साइड। वैसे भी यहाँ कोई वायु चल रही है उसको ऑटोमेटिक किधर मोड़ देगा, अपने लेफ्ट हैंड साइड। किधर मोड़ देगा, अपने लेफ्ट। किसी भी दिशा से आप ले लो। क्लियर हो गई बात नहीं। अब सर ये ऐसे रिएक्ट क्यों करता है, कोरियोलिस बल ऐसे कैसे काम करता है, तो कोरियोलिस बल इज बहुत डीप कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गई बात है, मगर हल्का हल्का समझाता हूँ, उतना ही समझना, ज्यादा समझोगे तो परेशान हो जाओगे। कोरियोलिस बल, पृथ्वी इतना बड़ा हिस्सा है, इतना बड़ा पृथ्वी है, और इतना बड़ा पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ऐसे बताओ। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जिसके साथ हम सब चिपके हुए हैं, पानी वानी वायु क्लाइमेट वाइमेट सब चिपका हुआ है। तो जब इतना बड़ा पृथ्वी अपने साथ घूमता है तो पूरे पूरे क्लाइमेट को लेकर घूम रहे हैं, पूरे पूरे वायुमंडल को लेकर घूम रहे हैं, पूरे पूरे वातावरण को लेकर घूम रहे हैं। तो उस पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी घूर्णन के कारण जो एक झटका बल मिलता है ना, उसे बोलते हैं कोरियोलिस बल। उसे क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल। हालांकि इसके साथ साथ इसमें पृथ्वी का घूर्णन तो कारण ही है, और घूर्णन के साथ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी इसका कारण है, कि गुरुत्वाकर्षण तो सबको खींच के रखा हुआ है। पृथ्वी घूमती है, इसलिए भाई अपने साथ पूरे वायुमंडल को भी घुमाती है। मगर जब ये घूमती है तो वायुमंडल पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ऐसे करके भैया ऐसे करके घूम रही है। तो वायु भैया इधर से ऐसे जाना चालू करता है, तो इधर से कोई वायु ऐसे जाना चालू करता है पश्चिम से पूर्व, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ऐसे। मगर अचानक से इसके सामने कोई चट्टान आ जाएगा तो टकरा के ऐसे मुड़ जाएगी,
ये तो नेचुरल चीजें है ना, क्योंकि वायु भैया चट्टान को फाड़ के तो नहीं निकलेगी। इसीलिए इसमें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी पर उपस्थित स्थलाकृति सभी का योगदान होता है। क्लियर हो गई बात नहीं है? अब ध्यान से देखिए, तो कोरियोलिस बल पैदा कैसे होता है मैंने बता दिया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी पर स्थित स्थलाकृति के कारण। क्लियर हो गई बात नहीं है? हाँ। फिर भैया कोरियोलिस बल क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाओं को कैसे मोड़ देगा, राइट हैंड साइड, और दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली हवाओं को लेफ्ट हैंड साइड। इसी वजह से तो उसको बाद में कहेंगे, इसको यहीं पे होल्ड कर देंगे अभी। ठीक हो गई बात? अब देखो ध्यान से, जमीन ज्यादा गर्म, पानी कम गर्म, जमीन लो प्रेशर, पानी हाई प्रेशर। तो भैया अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवाओं को जाना है, ठीक है। मगर अभी आप देखिए कि जैसी हवाएं चलना चालू होंगी, जैसी हवाएं चलना चालू होंगी, ये भारत है हमारा, हाँ ऐसा ले लेते हैं। पृथ्वी जैसी हवाएं चलना चालू करती हैं, जैसी हवाएं ऊपर चलती है तो कोरियोलिस बल सबको कैसे मोड़ेगा बाबू, राइट हैंड साइड। कैसे कैसे मोड़ेगा, राइट हैंड साइड। कैसे मोड़ेगा, राइट हैंड साइड। कैसे मोड़ेगा? हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। डायरेक्टर सर का क्लास नहीं लगेगा, अच्छी बात है, आज कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, लगता तो आधा दूर सीखते हैं, अच्छी बात है। आइए खुश रहिए, आगे बढ़ते हैं। तो वायु जितनी वायु थी उसको ऑटोमेटिक कोरियोलिस बल किधर मोड़ देगा, अभी आप पढ़ो किधर मोड़ता है अपने, अरे जोर से बोलो, सारे बोलो, अरे मिलके बोलो, जय माता दी। अरे आज नवरात्रि पहला दिन जय माता दी बोलना है भाई, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जय माता दी। क्या बोलोगे, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, राइट हैंड साइड। आओ, राइट हैंड साइड मुड़ेगा, इसीलिए ध्यान रखना जब ये वायु राइट हैंड साइड मुड़ गया, मुड़ गया, मुड़ गया, तो जो पूरा वायु है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इधर जो वायु है ये तो राइट हैंड साइड मिलेगा तो भारत से बाहर निकल जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये भारत का उत्तर है, ये भारत का दक्षिण है, ये भारत का पश्चिम है, और ये भारत का पूर्व है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो क्या समुद्र से चलने वाली जब हवाएं आएंगी तो हवाओं में बादलें होंगी, बादलों में पानी होगा, तो ये हवाएं जो आकर के भारत से टकराएंगी, भारत से टकराएंगी, ये भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच की वायु है कि नहीं है, है कि नहीं है? है। इसलिए भारत में वर्षा किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से। किससे होती है? क्लियर हो गई बात नहीं है? सही है कि नहीं है? अब उसको दक्षिणी पश्चिमी क्यों बोले, समझ में आ गया बात ना? क्योंकि किन वायु से आपके वर्षा होगी, दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये जो वायु है यही जाके हमारे भारत से टकराएंगे, इसलिए इनसे ही वर्षा होगी। क्लियर हो गई बात नहीं है? तो भारत में मानसून कैसी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कैसी है भैया हमारे यहाँ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। बहुत बढ़िया। और अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन यहीं से, यहीं पर भारत का अगला राज्य है बेटा, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर राज्य कौन सा राज्य सबसे पहले यहाँ पर ये बताओ तो, केरल। इसलिए जब ये मानसून टकराएगी तो सबसे पहले किससे टकराएगी भैया, केरल से। तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होगा, कब होगा, 1 जून के आसपास। कब होगा, 1 जून। लगभग 10 से 15 दिन छत्तीसगढ़ आने में लगता है, तो हमारे यहाँ कब होगा, 10 से 15 जून के आसपास। ये नॉर्मल है। क्लियर हो गई बात नहीं, सामान्य, बाकी आगे पीछे होते रहता है। ठीक, हाँ, जैसे इस बार थोड़ा पहले आया था मानसून। ठीक है सर, पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही है हमारे यहाँ पे। दूसरा भैया क्या हमारे यहाँ पे केरल से पहले टकराएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ से, क्योंकि भारत की आकृति जैसे कौन शेप्ड है, इसलिए भैया जो हवाएं टकराएंगी तो इधर पर आपकी पूरी पहाड़ी है, पहाड़ियां से सह्याद्री पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, यहाँ से नर्मदा नदी निकल के आती है, तो भैया इसका मतलब यहाँ से घाटी है पूरा आपके लिए। ठीक है, ये विंध्यन पर्वत है, यहाँ अरावली पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, और फिर ताप्ती नदी फिर है यहाँ पर। ठीक है सर, तो ये हवाएं चलती है, ये केरल से टकराती है, और फिर केरल के बाद यहाँ तमिलनाडु इधर है, मगर पहाड़ी तो उधर जाने ही नहीं दी, टकरा करके भैया केरल में गिरी, और फिर इधर टकरा करके इसके ऐसे पैरेलल निकल गई, ऐसे पैरेलल चलते चलते फिर यहाँ से प्रवेश करेगी,
ये दो हिस्से में तोड़ देगा, सतपुड़ा इसको नीचे भेज देगा और ऊपर भेज देगा, फिर नर्मदा घाटी से प्रवेश करेगी, फिर यहाँ से ऐसे प्रवेश करेगी, फिर ये यहाँ से ऐसे चल जाएगी। तो देखो यहाँ पर, यहाँ जब ये ऐसे गई तो अरावली ऐसी थी, इसलिए अरावली उसको रोक पा रही है क्या? नहीं। तो अरावली के बगल से बादल चल जाता है, और जो राजस्थान है उसका इस अरावली पर्वत के पश्चिम में, ये पश्चिम, इसलिए राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा रेगिस्तानी है, पूर्वी हिस्सा उतना रेगिस्तानी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से हवा जाती है तो यहाँ टकराती है और टकरा के यहाँ वर्षा कर देती है। क्लियर? कोई बात नहीं है। ये तो राजस्थान का, तो वापस आते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमको सर यहाँ गया, देखिए यहाँ से बस्तर वाले हिस्से में हमको मिल गया पानी। ठीक है, मगर हमारी उत्तर में नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहाँ तो मैकल पर्वत है। कौन सा पर्वत है यहाँ पर? मैकल। तो बस्तर में तो मिल गया मगर उत्तर मध्य वाले हिस्से में नहीं मिल पाया। ठीक है, फिर यहाँ से जो अगला हिस्सा हमारा हिस्सा देखिए, यहाँ से मानसून की अगली शाखा निकली और ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, ऐसे भाई टकराएगी पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से, और ये टकरा कर वायु मुड़ गई, मुड़ते मुड़ते जाएगी भैया। सबसे पहले किससे टकराएगी? तो जसपुर से। किससे टकरा रही है? जसपुर। किससे टकरा रही है? जसपुर। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा औसत वर्षा, सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ मिलती है? जसपुर में। क्योंकि सबसे पहले किससे टकरा रही है? जसपुर में। कहाँ टकरा रही है? जसपुर। अरे मैंने यहाँ राजस्थान बताया कि पर्वत होगा रास्ते में, अगर ये पर्वत है और बादल जाकर टकराएगा तब तो इधर पूरा पानी गिराएगा, है ना। अगर भैया पर्वत ऐसा है और बादल ऐसे निकल गया तो इसको कोई रोकेगा नहीं, तो चल देगा सीधा सीधा रेंग करके, तो पानी नहीं गिराएगा। इसका मतलब पानी गिराने के लिए आपकी जमीन की स्थलाकृति ऊंची नीची होनी चाहिए, पर्वत पहाड़ होने चाहिए, जंगल वगैरह होने चाहिए। क्लियर हुई ये बात ना। और जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाट एरिया तो ऊपर उठा हुआ हिस्सा भी है। एग्जैक्टली। इधर सर्वाधिक औसत वर्षा, क्योंकि मानसून हमारा देखिए अभी हो गया अरब खाड़ी शाखा जो इधर से गई और बस्तर में पानी गिराई, और ये गई भैया बंगाल खाड़ी शाखा। किधर चल गई ये? बंगाल खाड़ी, बंगाल। तो ये होगी अरब खाड़ी शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा, और जसपुर और उसके नीचे जस्ट रायगढ़ इससे टकराई, और जैसे से टकरा करके आगे बढ़ेगी। तो आप बताओ अगर ये छत्तीसगढ़ है और पानी यहाँ प्रवेश किया तो यहाँ टकराएगा, तो सबसे ज्यादा पानी यहाँ, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, एकदम कम यहाँ। ऐसी होगा कि नहीं होगा पानी? ऐसी होगा कि नहीं होगा पानी? एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है सर। इसलिए छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण भी आप देखोगे, जब नाम देखोगे तो सबसे ज्यादा जसपुर, रायगढ़ इन एरिया में गिरेगा। फिर जैसे आप पश्चिम चलते चल जाओगे एरिया अनुसार पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम होते चल जाएगी। अभी दिखाएंगे टेबल आपको। फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से जो मुड़ा टकरा करके, ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में वर्षा किया, क्योंकि पूर्वी घाट हमारा टूटा फूटा है, इसलिए हमारे यहाँ टूटा फूटा है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट कंटिन्यू है, पूर्वी घाट टूटा फूटा, इसलिए पानी अच्छे से प्रवेश कर पाती है। और छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किससे होती हुई दिखाई दे रही है आपको? बताइए, बंगाल खाड़ी शाखा से कि अरब खाड़ी शाखा से? और देखिए बस्तर को अरब खाड़ी शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा दोनों से पानी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसलिए बंगाल खाड़ी शाखा से वर्षा होता है कितना %? 90%। और अरब खाड़ी शाखा से कितना मिलता है भैया हमको? तो 10%। कितना मिलता है? तो 10%। तो दक्षिणी पश्चिमी, क्योंकि हवाएं कौन सी थी? दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ कितना वर्षा मिलता है? 10%। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से कितना वर्षा मिलता है? 90%। समझ में आया कि नहीं आ गया बात? ये सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होगी भैया? तो कहाँ होगी? जसपुर में। कहाँ होगी? तो जसपुर में। साथ ही ध्यान रखना है वाली बात है, क्या रखने वाली बात है कि सर बस्तर को इधर अरब खाड़ी से और बंगाल खाड़ी दोनों से पानी मिल रहा है, इसलिए बस्तर का जो ये नारायणपुर वाला एरिया है, अबूझमाड़ वाला एरिया है, इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहेंगे। क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ का इसे? चेरापूंजी। क्योंकि सर्वाधिक वर्षा इसको मिलेगी, क्योंकि औसत वर्षा सबसे ज्यादा जसपुर, मगर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो रही है? अबूझमाड़ नारायणपुर वाला पूरा जंगल एरिया में। इसीलिए भाई उसका नाम ही अबूझमाड़, क्योंकि पानी भरपूर तो पेड़ पौधे भरपूर, तो पेड़ पौधे भरपूर तो जंगल एकदम घना, जंगल घना तो भूल भुलैया, इसलिए अबूझमाड़ जिसे बूझा ना जा सके ऐसा जंगली क्षेत्र। क्लियर हो गई बात? नहीं है। इसलिए अबूझमाड़ क्षेत्र को छत्तीसगढ़ क्या कहेंगे? तो चेरापूंजी। क्या कहेंगे? तो चेरापूंजी। मासीन राम बोलेगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया भारत में पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीन राम चेरापूंजी में। क्लियर हो गई? दो अलग अलग स्थल है, मासीन राम चेरापूंजी आसपास ही है, पूर्वोत्तर भारत में ही है। क्योंकि आप देख रहे जब मानसून ऐसा गया तो जो टकराया ना यहाँ मेघालय में, यहाँ मेघालय है, वहीं पर 3 पहाड़ियां है। मेघालय ऐसा है तो वहीं 3 पहाड़ियां है। तो जो मानसून गया टकराया 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 टकराया, इसी के अंदर फंस करके घूमने लगता है, तो इसी के अंदर फंस करके बादल घूमते रहे, इसलिए सर्वाधिक वर्षा
करता है। क्लियर हो गई बात नहीं है? तो इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो कौन है भैया? मासिन राम। उसका कौन है? चेरा पूंजी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है? अबूझमाड़, इसलिए उसे छत्तीसगढ़ क्या कहते रहे? चेरा पूंजी। हो गया इतना हिस्सा। सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होगी? रायगढ़ जसपुर जिला। हो गया इतना हिस्सा। ठीक, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन होता है और हमको भैया वर्षा की प्राप्ति होती है। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है। अब देखिए इधर से जो पानी आएगी ये तो भाई अपने पूर्वी हिस्से में पानी गिरा देगी। और आपको पता है छत्तीसगढ़ सर पूर्वी हिस्से में आप अभी पढ़े हो जस्ट पहले क्लास में महासमुंद धमतरी उच्च भूमि, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो भाई महासमुंद धमतरी उच्च भूमि तो पानी अपने इधर ही गिरवा के रोक लेगा। वो रोक लेगा नहीं? रोक लेगा, रोक लेगा। इधर सर आपका मैकल पर्वत श्रेणी, तो सर इधर से जो पानी आया अरब शाखा से वो इधर ही पानी रोक लिया, तो इसके मध्यवर्ती वाले हिस्से में हल्का फुल्का यहाँ पानी मिलेगा और जैसे ही आप बीच वाले हिस्से में पहुंचोगे वहां एकदम सबसे कम पानी आपको दिखाई देगा। दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा, क्योंकि सब सर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एग्जैक्टली। इसलिए हम चलते हैं अपने हिस्से के तीसरे हिस्से में, ज्योग्राफी के, कि छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी? क्या बोलोगे? उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु। कैसी है भैया? क्या बोलोगे? जलवायु। और आपके यहाँ क्योंकि पानी आ रहा है, कम हो रहा है, गर्मी वर्षा ऋतु तीनों ऋतु पड़ती है, इसलिए आप क्या बताओ गर्मी में पत्ते झड़ते हैं और फिर बरसात में आ जाते हैं, यही है ना? तो आपके यहाँ मानसून कैसा भैया? तो पतझड़ मानसून। कैसा है? तो पतझड़ मानसून, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी मानसून। देख लो हमारे 10 से 15 जून के आसपास आती है, जो आपको पढ़ाए हैं। हमारे औसत वर्षा कितनी होती है? 1300 से 1325 मिलीमीटर। घर जाकर सब पढ़ना, दिखाते हैं शुरू से। उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र महाद्वीपीय और मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ की है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, 90% वर्षा उसी से होती है। छत्तीसगढ़ का औसत निम्न ताप क्षेत्र को सबसे ज्यादा औसत वर्षा कहाँ हो रही है? जसपुर। तो औसतम निम्न तापमान भी कहाँ का होगा? जसपुर। सिंपल सी बात है, इसलिए वही चीज यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे बढ़ो, इसमें एक लाइन अब दिखाएंगे। अब वर्षा हो रहा है तो वर्षा के अनुसार छत्तीसगढ़ को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। अधिकतम वर्षा क्षेत्र, अधिक वर्षा क्षेत्र, मध्यम वर्षा क्षेत्र और निम्नतम वर्षा क्षेत्र। तो ध्यान से देख लो। और मैकल पर्वत श्रेणी वाला हिस्सा वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे तापमान अनुसार बांटेगा। अब देखते हैं, पहले वर्षा वाला देख लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान दे करके बताओ, यहाँ एक डायग्राम बना ये वाला, इस डायग्राम को देख के बताओ। छत्तीसगढ़ के अधिकतम वर्षा का प्रारूप, ये छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा, ये छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा। तो बताओ पश्चिम से जब आप पूर्व की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी? किधर छत्तीसगढ़ को ज्यादा पानी मिल रहा था? बंगाल खाड़ी शाखा से कि अरब शाखा से? तो अरब शाखा किस तरफ था भैया? और बंगाल खाड़ी शाखा, तो ज्यादा पानी किधर होगा? पूर्व। तो जब आप पश्चिम से पूर्व जाओगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर हो गया बात नहीं है? और अगर भैया वही आप पूर्व से पश्चिम आ रहे हो तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूर्व दिशा में ज्यादा पानी प्राप्ति होती है, पश्चिम दिशा में कम। क्लियर हो नहीं होगी बात ये? ठीक है। अब 4 हिस्सों में बांटा गया वर्षा की प्राप्ति के अनुसार। तो देखो सबसे ज्यादा वाला हिस्सा क्या होना? जसपुर, उसके नीचे रायगढ़ और दंडकारण्य। ये 3 क्षेत्र क्या है? अधिकतम वर्षा क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र है ये? अधिकतम वर्षा क्षेत्र। मैंने बता दिया, कारण आपको पता चल गया, तो हवा दर्शा दिखा दिया है, ठीक है? अधिक वर्षा क्षेत्र में भैया कौन कौन आ रहे हैं? तो देखो जसपुर का पश्चिमी हिस्सा, जसपुर का पूर्वी हिस्सा। अब जसपुर अगर हम ले लें, देखते चलो, वो जो ऊपर पड़े उसी का पश्चिमी हिस्से में लेना। जसपुर का पूर्वी हिस्सा में ज्यादा पानी मिलेगा और जैसे हवाएं पश्चिम में और जाते जाएंगी वर्षा की मात्रा कम होती चल जाएगी। तो देखो जसपुर का पूर्वी हिस्से में ज्यादा पानी, जसपुर के पश्चिमी हिस्से में सन्ना बगीचा, वहां भाई उससे कम पानी, अधिक वर्षा। रायगढ़ के जस्ट पश्चिम में कौन है? कोरबा और बिलासपुर। क्लियर हो गई बात नहीं है? और दंडकारण्य का भाई दंडकारण्य और बस्तर। हो गया इतना हिस्सा। तो ये किसमें आएंगे? अधिक वर्षा क्षेत्र में। क्लियर हो गया। मध्यम वर्षा क्षेत्र में देखो कौन आएगा? तो अब आपके लिए रायपुर, दक्षिणी महासमुंद वाला क्षेत्र आएगा, कोरिया, सरगुजा, दक्षिण हसदो नदी घाटी, ये वाला हिस्सा सब आएगा। पूर्वी बघेलखंड, क्योंकि जसपुर के और पश्चिम में कौन है? पूर्वी बघेलखंड है, तो पूर्वी बघेलखंड वाला पूरा एरिया आ जाएगा। खत्म। और न्यूनतम वर्षा क्षेत्र में कौन आ जाएगा भैया? तो ध्यान से देख लो, रामानुजगंज एकदम और उत्तरी हिस्सा,
ठीक है, जसपुर का उत्तरी हिस्सा, सरगुजा बलरामपुर का उत्तरी हिस्सा, सूरजपुर का उत्तरी हिस्सा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया का उत्तरी हिस्सा। तो वही सब है, देखो रामानुजगंज, वाड्रफनगर, बलरामपुर, देवगढ़, पहाड़ी उत्तरी क्षेत्र कोरिया। मध्य वाले हिस्से में मान शिवनाथ का दोआब क्षेत्र बीचों बीच है, छत्तीसगढ़ के बीचों बीच, सबसे कम पानी। शिवनाथ पार का मैदान कम पानी, हसदो और अरपा के निम्न घाटी क्षेत्र कम पानी। क्लियर हो गया बात ये। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वर्षा की प्राप्ति के अनुसार हिस्सों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4, अधिकतम, अधिक, मध्यम और न्यूनतम। अधिकतम में कौन कौन आएंगे? जसपुर, रायगढ़, दंडकारण्य। अधिक में कौन आएंगे? जसपुर का पश्चिमी हिस्सा, रायगढ़ के पश्चिम में कोरबा और बिलासपुर, बस्तर के हिस्से में दंडकारण्य में बस्तर और अबूझमाड़ वाला एरिया। हो गया इतना हिस्सा। मध्यम वाले में कौन कौन आएंगे सर? और पश्चिम चलते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, सरगुजा का खत्म। इधर हम मध्य में आएंगे तो हमारा भैया उत्तरी हिस्सा, रायपुर संभाग का उत्तरी हिस्सा वाला हिस्सा, ठीक है, दक्षिण वाला हिस्सा, ठीक है, और बस्तर का भैया आपका बीच का हिस्सा, दंतेवाड़ा वाला हिस्सा। सबसे न्यूनतम वर्षा में कौन आ जाएगा बताओ तो? महानदी दोआब, शिवनाथ पार, महानदी पार, ये वाला हिस्सा सब आ जाएंगे। एग्जैक्टली तो आपको दिखा, और उत्तर सरगुजा संभाग में एकदम उत्तरी क्षेत्र है। ठीक हो गई बातें? कैसे? अब एक बार डायग्राम बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखो ताकि आप फिर से आंख से देख करके फील कर पाओ। जब इधर से मानसून का आगमन हुआ तो सबसे मानसून किससे टकराया भैया? जसपुर और रायगढ़। तो सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे हुई, ठीक है, जसपुर रायपुर पूर्वी हिस्से में। उससे कम ये गए तो जसपुर का पश्चिमी हिस्सा, तो ये हो गया अधिकतम, अधिक और मध्यम। हो गया मध्यम, ठीक है, अधिकतम, अधिक, मध्यम। तो दिख रहा तीनों हिस्सा, सरगुजा संभाग का दिखा तीनों एरिया। ये वाला हिस्सा क्या था? पूर्वी बघेलखंड का पठार था कि नहीं था? ठीक है, और न्यूनतम में भैया हवा यहाँ नहीं पहुंच पाई क्योंकि सामरी पाट का पहाड़ था और ये देवगढ़ पहाड़ी था, इसलिए भैया जो उत्तरी हिस्सा बच गया ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एकदम क्या हो जाएगा? न्यूनतम वर्षा क्षेत्र। सरगुजा खत्म। यहाँ से जो है रायगढ़, तो रायगढ़ अधिकतम, कोरबा, ये हो गया कोरबा है यहाँ पर, जांजगीर चांपा, शक्ति, तो ये वाला हिस्सा देखिए कोरबा और शक्ति वाला हिस्से में भैया अधिक, और इधर बिलासपुर अधिक। यहाँ तक आगे भाई बिलासपुर के पूर्वी हिस्से तक, ये कोयलापुर नंबर आई बिलासपुर, यहाँ तक भैया अधिक, अधिक वर्षा क्षेत्र। यहाँ से हवाएं मुड़ी, यहाँ मैकल पर्वत श्रेणी है, तो जो यहाँ से आ रहा था अरब खाड़ी शाखा से उसको तो ये रोक दिया, वो इसको रोक के भाई इधर भेज दिया, थोड़ा सा इधर भेज दिया, तो इधर से मुड़ के आई तो इधर बस्तर में टकराई। इधर से जो और हवाएं आई थी तो यहाँ पर था आपका भैया महासमुंद, धमतरी, उच्च भूमि, तो यहाँ नहीं दिया। यहाँ से जो आया हल्का फुल्का आया, यहाँ से जो आना था आया बस्तर वाले हिस्से में और पानी भरपूर मिला। तो सर्वाधिक बस्तर में भैया अबूझपुर दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा, फिर आपको बस्तर वाले हिस्से में वर्षा और अबूझमाड़ वाले हिस्से में अधिक वर्षा, फिर और बीच में आओगे भैया दंतेवाड़ा वाले हिस्से में 20 हिस्सा, इसके बीच हिस्से में आपको दिखा देगा कम पानी। लास्ट में इधर से पानी बचा, इधर से थोड़ा बहुत पानी बचा, थोड़ा बहुत पानी बचा, तो बीच का गया हो गया न्यूनतम क्षेत्र, शिवनाथ और महानदी दोआब क्षेत्र, और सिंहाद क्योंकि मैकलपुर से तो शिवनाथ पार का मैदान। हो गया इतना हिस्सा। आपको इस तरीके से आप खुद हवाओं को चलते हुए दिखा देंगे तो आपको एक एक एरिया पता चल जाएगा। तुम आगे बात नहीं है एग्जैक्टली, बाकी तो लिखा ही हुआ है, पढ़ सकते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में आप चारों वर्षा में कई बार आपको पूछ लेगा कि अधिकतम वर्षा में कितना वर्षा, तो 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो तो क्या कहलाएगा? अधिकतम। क्या होगा? अधिकतम। फिर 1400 से 1500 mm वर्षा हो तो क्या कहलाएगा? अधिक। फिर 1300 से 1400 तो क्या कहलाएगा? मध्यम। और भैया 1300 से कम हो तो क्या कहलाएगा? न्यूनतम। तो 4 हिस्से बांटे हैं, न्यूनतम, मध्यम, अधिक और अधिकतम। 1300 से कम, 1300 से 1400, 1400 से 1500, 1500 से अधिक। इसके बाद आपको याद रखना है कि सर इस 4 कैटेगरी में 1300 से चालू करके 1500 तक जाना है। तो 1300 से चालू करके 1500, 1300 1500 हो गया। अब 1300 से 1500 जाना, 1300 से कम, 1300 1400, 1400 1500, 1500 से अधिक। याद रख नहीं रहेगा चारों भैया? बताइए दिमाग बैठ गया कि नहीं बैठ गया? एक बार एरिया फिर से हम देख लेते हैं याद करने के लिए, क्योंकि एरिया भाई पूछता है एग्जाम में, ध्यान देखो फिर से। अधिकतम वर्षा क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आएगा? जसपुर, रायगढ़ और दंडकारण्य। हो गया इतना हिस्सा। उसका दंतेवाड़ा बीजापुर वाला बेल्ट, ठीक है। अधिक वर्षा में कौन कौन आएगा भैया? जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, दंडकारण्य और बस्तर। तो बस्तर का हिस्सा, बिलासपुर, कोरबा पश्चिमी रायगढ़ के, और जसपुर का पश्चिमी हिस्सा। मध्यम वाले में देखो, बस यहां से आपको डाउट जाएगा। तो मध्यम कौन कौन जा रहा है भाई? देखो पूर्वी बघेलखंड का पठार, उत्तरी सरगुजा और कोरिया क्षेत्र, दक्षिणी हसदेव नदी घाटी, दक्षिणी अरपा नदी घाटी और मध्य रायपुर और महासमुंद वाला दक्षिणी महासमुंद, ठीक है।
और न्यूनतम सबसे कम वर्षा आपके कबीरधाम का वृष्टि छाया प्रदेश में, साथ ही और कहाँ होगा तो रामानुजगंज, वाड्रफनगर, बलरामपुर, देवगढ़ पहाड़ी, उत्तरी क्षेत्र कोरिया, महानदी, हसदेव, दोआब, शिवनाथ पार मैदान, हसदेव अरपा की नदी, निम्न नदी घाटी क्षेत्र, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होगा। किसी को कोई दिक्कत डाउट यहाँ तक नहीं। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है आपको पहले ही बता दिए हैं, है ना। हाँ, छत्तीसगढ़ के मैदान में औसत वर्षा कितनी होती है? 1300 से 1600 mm के बीच। अब आते हैं टेम्परेचर जोन पर। छत्तीसगढ़ के टेम्परेचर को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। क्लियर, कोई बात नहीं है। औसत वार्षिक तापमान, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान, शीत ऋतु में, इसको भी 4 हिस्सों में बांटेगा तापमान को भी। वो 4 हिस्से ये रहे, उसको तो बाद देखेंगे। 4 हिस्से में ताप वाले अनुसार भी बांटता है। ताप में देखो किस किस में बांट रहा है भैया, तो न्यूनतम, निम्न, मध्यम और उच्च। यहाँ क्या क्या है तो न्यूनतम, निम्न, मध्यम और उच्च। तापमान क्या है? 23 से कम, 23 से 25, 25 से 27, 27 से अधिक। तो जैसे उसमें 13 से 15 जाना था, 1300 mm से 1500 mm, यहाँ कितने जाना भाई आपको? 23 से 27। कितने जाना है? 23 से 27। तो 23 से कम, 23 से 2 25, 25 2 27, तो 27 से अधिक। याद रहेगा बात ये 4 क्षेत्र बांटे हुए। अब देखो एरिया वाइज देखो गर्म कौन है, तो सबसे ज्यादा तापमान सर 27 डिग्री से अधिक है, तो सबसे ज्यादा एरिया कौन है गर्म भाई छत्तीसगढ़ का? तो रायगढ़ और जांजगीर। कौन है सबसे ज्यादा गर्म? तो हाँ, रायगढ़ और जांजगीर। मध्यम ताप कटिबंध में कौन आ रहा है बताओ तो? पूर्वी बघेलखंड प्रदेश, हसदेव बेसिन, दक्षिणी जसपुर के पठारी प्रदेश और दंडकारण्य बस्तर। निम्न ताप कटिबंध कौन आएगा? महानदी बेसिन क्षेत्र, प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र इसी में आता है। तो छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र किस तापमान में आता है? निम्न ताप कटिबंध में, जहां तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच में रहे। सबसे कम तापमान कहाँ रहता है? जसपुर नगर क्षेत्र का। तो उल्टे याद करो, सबसे कम जसपुर, बीच का पूरा महानदी बेसिन, निम्न ताप। फिर भैया मध्यम ताप में कौन आ रहा है? सरगुजा का पूर्वी बघेलखंड, हसदेव बेसिन, दक्षिणी जसपुर के पठारी प्रदेश और दंडकारण्य बस्तर। और सबसे गर्म कौन जा रहा है तो आपके लिए? रायगढ़ और जांजगीर। याद हो गया बात ना? क्या टेम्परेचर भी 4 जोन याद हो गया? सबसे कम जसपुर, उससे अधिक पूर्व महानदी बेसिन, उससे अधिक भैया तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड से हसदेव नदी निकलती है, हसदेव रामपुर बेसिन, और आपका दक्षिणी हिस्सा दिखाई दे रहा है पूर्वी बघेलखंड, हसदेव रामपुर, दक्षिणी जसपुर का पठारी प्रदेश और दंडकारण्य। और सबसे अधिक तापमान रायगढ़ और जांजगीर, रायगढ़ और जांजगीर। टेम्परेचर जोन भी आपको पता चल गया। हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में तापमान किसने किसने बीच रहता है? तो शीत ऋतु में हमारा तापमान कितना होता है? 15 से 20, ग्रीष्म में 40 से 45। याद रहेगा बात ना? तो बताइए शीत में कितना रहता है औसत तापमान? 15-20। और भाई ग्रीष्म में, हाँ तो याद रखना 15 से 20, 20 दूनी 40, 5 45। क्लियर हो गया? तो 15 से 20, 40, 5 45। क्या बोलोगे? 15 से 20, 40, 5 45। और हमारे यहाँ का औसत वार्षिक तापमान, पूरे वर्ष भर के तापमान को अगर हम औसत निकाल दो तो कितना हमारे यहाँ का औसत तापमान है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे हमारे औसत वर्षा कितनी है? 1300 से 1325 mm, वैसे तापमान कितना है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मुंह पे रहना चाहिए, यार केवल चीज नहीं है, हर दिन पता होना चाहिए। क्लियर? तो हमारे वर्ष भर का औसत तापमान कितना है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा कितनी है? 1300 से 1325 mm। चलो तापमान क्षेत्र देख लो भैया, वही तापमान क्षेत्र बटा हुआ है ना। सबसे निम्नतम ताप कटिबंध जसपुर एरिया, उच्च ताप कटिबंध रायगढ़ वाला ये वाला बेल्ट, मध्यम और हो गया निम्न ताप कटिबंध। हो गया, यही पढ़े थे। न्यूनतम में जसपुर, निम्न में महानदी बेसिन वाला एरिया, फिर आपका भैया पढ़े थे उससे मध्यम बस्तर और पूर्वी बघेलखंड, और उच्च में हो गया आपका रायगढ़ और जांजगीर वाला बेल्ट। दिखाई दे दिया? बस। अब ऋतुओं को बोल रहे हैं, 3 अलग अलग ऋतुएं हैं। इसमें वन लाइनर फैक्ट ऊपर में बहुत सारा सब पढ़ा दिए, वैसे दिखाते हैं एक बार, वो सबको पढ़ लीजिएगा। आज जो पढ़ाए वही सब है उसमें, है ना। ये देखो, अबूझ मार्ग क्षेत्र को छत्तीसगढ़ चेरापूंजी कहा जाता है, तो आज जाके घर में पढ़ लेना। हाँ, इसमें से एक लाइन समझाऊंगा। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी गर्त से होती है, ये क्या है समझाऊंगा, ये समझाने वाला हिस्सा है। बाकी सब पढ़ा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल खाड़ी सागर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, सब पढ़ा दिए आपको। ठीक है। वर्षा प्राप्त करने के आधार पर पश्चिम की तुलना में छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए अधिक आर्द्र है। ठीक है, चलो अब ऋतु दर्शा देते हैं। ऋतु कब से कब तक होती है आपको पता होना चाहिए। आओ देखो भैया, तीनों एक साथ दर्शाते हैं, याद हो जाएगा एक साथ ताकि। चलो बताओ भैया,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्लियर हो गई बात? 5-5 का सेट बनाना है। हो गया इतना हिस्सा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फिर फरवरी खत्म हुआ तो फरवरी को पकड़ लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर जून खत्म हो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। वापस आ गए कि नहीं अक्टूबर में? तो चलो अक्टूबर खत्म होकर के बोलो एक बार, वही बोलो, अक्टूबर चालू करो, 5-5 का सेट बनाओ, बोलो एक बार। फरवरी, फिर फरवरी से पकड़ो, फिर से पकड़ो। अब आप बताओ, अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस समय कौन सा ऋतु रहता है? कौन सा ऋतु रहता है? शीत ऋतु, ठंडा रहता है ना, विंटर। ठीक है, फरवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक वही कौन रहता है तो आपका? ग्रीष्म ऋतु। और जून से लेकर के अक्टूबर तक कौन सा रहता है भैया? तो कौन सा रहता है? वर्षा ऋतु। बस याद हो गया आपको तीनों चीजें कि भैया अक्टूबर से, और इसमें डेट क्या था सब क्या? बस 16 से 15, 16 से 15, 16 से 15 कर देना है। हो गया इतना हिस्सा ना? बस। छत्तीसगढ़ मानसून का आगमन कब होता है? तो 10 से 15 जून। हो गया। तो तीनों ऋतु का कब कौन कौन सा डेट है सब आपको पता चल गया। अब देखते हैं ध्यान से शीत ऋतु को देख लेते हैं थोड़ा। शीत ऋतु में अवधि आपको चल गया। सर्वाधिक ठंडा महीना कौन होता है हमारे छत्तीसगढ़ में? कौन सा होता है? इसको भी याद नहीं करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इधर का दो खत्म, इधर का दो खत्म, बचा कौन बीच में? दिसंबर। तो बीच क्या वही लेना है आपको। क्लियर हो गई बात? आओ, सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? न्यूनतम औसत तापमान कहाँ का है? ठंडा स्थान सबसे ज्यादा अंबिकापुर, मगर औसत न्यूनतम औसत तापमान कहाँ है? जसपुर नगर। क्योंकि औसत मतलब साल भर के अनुसार, पर औसत निकालने में ठंडा कहाँ था। क्लियर हो गई बात ना? मगर एक बहुत ठंड पड़ी ठंड के समय पर, वो अंबिकापुर। क्लियर हो गई बातें? हाँ। प्रदेश में शीतकालीन वर्षा, माने हमारे यहाँ ठंड के मौसम में वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी गर्त से। किससे होती है? पश्चिमी गर्त। अभी क्या होता है पश्चिमी गर्त, मैं समझाऊंगा, फिलहाल इतना देखो। क्लियर हो गया? याद रख लो, हमारे यहाँ ठंड के मौसम वर्षा किससे होती है? पश्चिमी गर्त से। हमारे यहाँ भाई गर्मी में चल गया। सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? मई। तभी तो जून में वर्षा का आगमन होगा। तो जून में वर्षा कैसे? जून से पहले बहुत गर्मी हो जाएगी, तो मई। याद हो गया। सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा। सर्वाधिक औसत तापमान रायगढ़ और जांजगीर। मई के उत्तरार्ध में, मई के अंत में और जून के शुरू में गर्म हवाएं जो चलती है उसे क्या कहते हैं? लू। तो लू कब चलती हैं पूछेगा एग्जाम, क्या बोलोगे? मई के उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध। मई का अंत और जून का शुरुआती हिस्से में क्या चलती है? शुष्क हवाएं, वही से क्या कहते हैं हम? लू। अब आगे देखते हैं, इसी में भी खत्म। हमारे यहाँ वर्षा की प्रकृति कैसी है भैया? मानसूनी वर्षा ही होती है। 10 से 15 जून के मध्य सबसे पहले बस्तर कहां पर से मानसून कहां पहुंचेगा? बस्तर में, क्योंकि सबसे दक्षिण में वही है, और दक्षिण से ही तो हवाएं आ रही थी। एग्जैक्टली। मानसून शाखा, सर्वाधिक कौन सी शाखा से वर्षा होती है? बंगाल खाड़ी शाखा से। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1300 से 1325 mm। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? अबूझमाड़, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। न्यूनतम वर्षा कहाँ होगी? मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग। हो गया। न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश कौन है? छत्तीसगढ़ का मैदानी एरिया है, कृषि जलवायु, जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन है? जसपुर, दंडकारण्य और रायगढ़, पहले ही पढ़ चुके हैं। न्यूनतम वर्षा के प्रमुख क्षेत्र कौन है भैया? तो उत्तरी पूर्वी बघेलखंड। तो बघेलखंड जो आप पढ़े थे, ये वाला हिस्सा, इसका उत्तर पूर्वी हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा पूरा इसका उत्तरी पूर्वी हिस्सा। साथ में मध्यवर्ती महानदी बेसिन के अधिकांश भाग ये न्यूनतम वर्षा प्राप्त करते हैं। पढ़ ली हो आप? हाँ देखो, बंगाल की खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ में कितना वर्षा होता है? 90%। और अरब सागर से 10%। खत्म हो गया आपका ये चैप्टर, पूरा चैप्टर खत्म। और पूरे चैप्टर में आप गौर करके देखो, आपने रियल में पढ़ा क्या? आपने यही पढ़ा कि टेम्परेचर, पूरे तापमान पढ़े और वर्षा पढ़े, यही दोनों पढ़े ना। तो ये हम क्या पढ़े थे भैया? टेम्परेचर के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन और वायु में उपस्थित जल की मात्रा का अध्ययन, यही है जलवायु। याद आ गया बात ना? हाँ। आइए अब इसमें एक चीज मतलब जो आपको बताना है कि हमारे ठंड के समय वर्षा किससे होती है? पश्चिमी गर्त से। किससे हो रही है? पश्चिमी गर्त। अब ये पश्चिमी गर्त क्या है ना? क्लियर हो गई बात ना? आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। ये भारत का पूर्वी हिस्सा, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है सर, मगर इसको मैं इसमें दर्शाता हूं, इस बार में दर्शा देता हूं।
लेके आता हूं आप सभी के लिए, दिखाता हूं, तब आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। अरे समझ में आ रहा है कि ऊपर से निकल गया सब? अरे जोर से बोलो, पक्का आ रहा है? यकीन कर लूं आप लोगों पे कि आ रहा है समझ में? पक्का? ये इसी को ले लेते हैं, ये ठीक है। क्या आपको इसमें इंडिया दिखाई दे रहा है? इंडिया दिखाई दे रहा है? अब समझना चालू करते हैं, फिर चलो समझते हैं। ये भारत का पूर्वी हिस्सा, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा। हो गया इतना हिस्सा? ठीक है सर। यहां से जो हवाएं गई थी और यहाँ जो हवाएं गई थी, ये सभी हवाएं यहाँ से प्रवेश की और भैया से पश्चिम की ओर जाते थे, पानी गिराएंगी। तो पहले भारत का तापमान, जमीन का तापमान अधिक था, यहाँ पानी गिराई। क्लियर हो गई बात ना? फिर जस्ट बगल में पाकिस्तान है, यहाँ का तापमान अधिक है, यहाँ पानी गिराएंगी। अफगानिस्तान, इन सभी जगहों में पानी गिराएगी। क्लियर हो गई बात नहीं है? अब क्या होगा कि जमीन सभी जगह तो पानी गिराते 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 ऐसे चलने लगेगी। ठीक, तो आप याद करो, शुरू में भैया मैंने बताया था कि जमीन, लैंड और वाटर, लैंड और वाटर में पहले कौन होता है? पहले नंबर पे गर्म कौन होता है बताओ? लैंड। मगर लेट से गर्म कौन होगा? बाद में गर्म कौन होगा? सेकंड नंबर कौन गर्म होगा? वाटर। अब समय आ गया पानी के गर्म होने का, पूरी कहानी के उल्टा होने का। अब हो गया पानी, जो पूरा पानी दिख रहा है, टेम्परेचर हाई। पानी का टेम्परेचर, क्योंकि इधर तो पानी गिर गया, इधर टेम्परेचर लो हो गया, इधर का टेम्परेचर हाई। टेम्परेचर हाई तो प्रेशर क्या होगा? लो। यहां पानी गिर के टेम्परेचर क्या हो गया? लो। तो प्रेशर क्या होगा? हाई। अब जो ये हवाएं पश्चिम की तरफ हैं, पश्चिम, यही हवाएं प्रेशर, प्रेशर हाई होगा ना यहाँ पे, हाई प्रेशर से किधर जाएंगी हवाएं भैया? लो प्रेशर की ओर। किधर जाएंगी? लो प्रेशर की ओर। यही हवाएं हमारे भारत के पश्चिम दिशा से आ रही है, इसलिए इनको बोलते हैं पश्चिमी गर्त। क्या बोल रहे? नहीं, पश्चिमी गर्त। क्या बोलेंगे? नहीं, पश्चिमी गर्त। अब देखो ध्यान से, अब क्योंकि ये जमीन जमीन एरिया, बीच में थोड़ा सा यहाँ पे सागर है, थोड़ा सा यहाँ सागर, तो थोड़ा बहुत पानी ले पाएगी, क्योंकि यहाँ तो पूरा पूरा समुद्र है, तो बहुत पानी ले ली थी हवाएं। मगर यहाँ तो जमीन जमीन से कितना ही पानी ले पाएगी। तो जो पश्चिमी गर्त आती है, इनके पानी नहीं रहता, बादल तो रहते मगर उस बादल में पानी नहीं रहता। क्लियर कोई बात नहीं है? क्योंकि जमीन एरिया, जमीन एरिया से कहाँ पानी ले पाएगा? समुद्र होता तो पानी लेता। अब क्योंकि ये जमीन एरिया और ये पश्चिमी हवाएं अब भैया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाना चालू करेंगी, मतलब इनमें उतना पानी नहीं रहेगा। ये हिमालय यहाँ पे आ जाएगा, तो हिमालय से टकरा के ऐसे मुड़ेंगी। फिर ये भैया आपका जाएंगी यहाँ पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं, वहां से टकरा के मुड़ेंगी। और जब ऐसे मुड़ेंगी, तब देखो अभी आ गई बंगाल खाड़ी वाले एरिया में, यहां से पानी लेकर के टकराई यहाँ पर। और यहाँ कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। अर्थात ठंड के समय वर्षा कहाँ होगी? तमिलनाडु राज्य में। कहाँ होगी? तमिलनाडु राज्य में। तो वर्षा के समय वर्षा प्राप्ति होती है सभी को, मगर ठंड के समय किसको वर्षा प्राप्ति होती है? तमिलनाडु को। इसी क्रम में जब ये हवाएं पश्चिम से वापस आती हैं, तो आते समय हल्का सा छत्तीसगढ़ में अगर हल्का फुल्का पानी कर देती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी गर्तीय वर्षा। क्या वर्षा? पश्चिमी गर्तीय। और जाते समय भैया पानी गिरा के ठंड का मौसम ला दी थी, तो शीतकाल में वर्षा होगी। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को शीतकालीन वर्षा कैसे मिलती है? पश्चिमी गर्त की हवाओं से। किससे मिलती है? पश्चिमी गर्त की हवाओं से। मगर क्या पश्चिमी गर्त की हवाओं में बहुत पानी होगा? क्या नहीं। इसलिए क्या छत्तीसगढ़ में ठंड के समय बहुत पानी गिरता है? क्या नहीं। ऐसा मूसलाधार पानी गिर रहा है ऐसा होता है? क्या नहीं, क्योंकि पानी रहता ही नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ। मगर सर ठंड के समय में छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ वर्षा तो होती है सर, कभी कभी मूसलाधार वर्षा भी होती है। अब वो कैसे होती है वो समझ आते हैं। ठीक है, अब तीसरे हिस्से में जा रहे हैं, जो कि बुक में भी नहीं दिया है। आइए इसके लिए हम वापस आपको लेके चलते हैं बैक टू पवेलियन, प्रतीक सर की क्लासेस में। आओ। अरे उड़ गया रे बाबा, सब फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक, बना देते हैं फटाफट। आपने पढ़ा था कि सर पृथ्वी है, पृथ्वी जो भूमध्य है, भूमध्य में सर आपका ऊपर गया कर्क है, अरे हट जाना भाई, कर्क है, कर्क पे सर आपका भारत है, यहाँ पर सर हमारा छत्तीसगढ़ है। आपने बताया था कि यहाँ पर जो भी हवाएं आएंगी,
हवाएं आएंगी, हवाएं आएंगी, उनको राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मोड़ देगा कोरियोलिस बल। इधर जो भी हवाएं आएंगी 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 आएंगी, इनको कैसे मोड़ देगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। यही पढ़े थे आप लोग, पढ़े थे? अब देखो ध्यान से, इसी को अगर मैं घुमा दूं बाबू, अब इन्हीं के जो मुंह मुड़ा हुआ है, इन्हीं को अगर मैं घुमा देता हूँ पकड़ करके, ये जो मुड़ा हुआ मुंह है, इनके जो मुड़े हुए मुंह, उसको पकड़ कर अगर मैं घुमा दूं तो ये कैसे घूम रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है? तो हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और ये कैसा घूम रहा है भैया, देखो इसके मुंह को पकड़ के घुमा दिया तो मैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। एग्जैक्टली अब यही है भैया बनने वाला, बूम 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 बूम। और इधर भैया, अच्छा इधर तो ऐसा बन रहा है ना, उल्टा हो गया, इधर बन रहा है ऐसा, बूम 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 रहा। और यही है बनने वाला चक्रवात या साइक्लोन। यही क्या है बनने वाला, चक्रवात या साइक्लोन। अर्थात समुद्र का कोई ऐसा एरिया जहां पर टेम्परेचर हाई हो जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए तो प्रेशर लो हो जाएगा, और प्रेशर जब यहाँ लो हो जाएगा तो सभी ओर से हवाएं इसकी ओर चलना चालू करेंगी। और हवाएं जब चलेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को कैसे मुड़ना होगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो एक चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आपका भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो आपके चक्रवात भी कैसा होगा भैया, तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज, कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका चक्रवात होगा। और यही चक्रवात या वो स्थिति जब ये जल गर्म हो जाए, वो कौन सा रहता है, ठंड का मौसम। तो आपके यहाँ आप कभी भी गौर करके अब न्यूज देखना, अब ठंड का मौसम आएगा, बरसात खत्म हो रहा है, ठंड के समय देखना आपको बंगाल की खाड़ी में बनता हो चक्रवात का न्यूज आएगा कि चक्रवात की खाड़ी, भाई चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया है, साइक्लोन आया है, उसका नाम फैनी है, उसका नाम ये है, उसका नाम वो है। उसके छत्तीसगढ़ में आपको बादल वादल, ठंडा मौसम, एकदम अचानक से पानी वानी दिखाई देगा और ताबड़तोड़ वर्षा भी कई बार हो जाता है। क्लियर कोई बात नहीं है। तो ठंड के समय हमारे यहाँ पश्चिमी गर्द से भी वर्षा होती है और साइक्लोन या चक्रवाती वर्षा भी होती है। क्लियर कोई बात नहीं है। हाँ, और साइक्लोन बनता कैसे है, लो प्रेशर इसके अंदर रहेगा, बाहर हाई प्रेशर होगी, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आएंगी, हवाएं आएंगी तो कोरियोलिस सभी को अपने राइट हैंड साइड मोड़ देगा। राइट हैंड साइड मोड़ने से इसमें कैसे चक्रवात बनेगा उत्तरी गोलार्ध में, एंटी क्लॉकवाइज। और भैया दक्षिण गोलार्ध बनेगा कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज। हो गया इतना हिस्सा। फिर चक्रवात बन तो कैसे गई सर, प्रेशर डिफरेंस से, लो प्रेशर हाई प्रेशर। क्लियर हो गई बात नहीं। पर चक्रवात समाप्त कब होती है, तो चक्रवात तब समाप्त होती है जब चक्रवात जाए और टकरा, घूमते 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 जाकर किसी तट से जब टकरा जाए। जब वो तट से टकराएगी तभी वो शांत होगी। तो हमारे तटवर्ती पूर्वी तटों में कौन कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसे सर्वाधिक भैया चक्रवाती वर्षा कहाँ प्राप्त होगी, पूर्वी राज्यों को। क्लियर हो गई बात नहीं है। हाँ, और क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ पूर्व की ओर झुका इसलिए इसका प्रभाव हमारे यहाँ भी हमको दिखाई देता है। क्लियर हो गई ये बात ना। यस, आइए इसी क्रम में आपको एक बार हम दिखा देते हैं चक्रवात। ध्यान से देखिए, बताइए आपके बंगाल की खाड़ी या उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी रहती है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसी रहती है, कैसी रहती है। तो जितने चक्रवात के फोटो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज घुमाए दिखाई दे रहा है। आंख की ओर जाना, आंख की ओर, बाहर से अंदर की ओर आना है। तो कैसे घूम रहा है आपका चक्रवात, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सब बंगाल की खाड़ी का चक्रवात है। क्लियर हो गई बात नहीं है। हाँ, दिख रहा है घूमता हुआ, और देखो दिख रहा है घूमता हुआ, और भारत से टकरा रहा है और टकरा के तट से अब खत्म हो जाएगा। दिख रहा है भारत, तमिलनाडु एरिया, आंध्र प्रदेश एरिया, उड़ीसा एरिया दिखाई दिया। हाँ, अरे कैसे घूम रहा है भैया, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और यही बादल हमारे भारत में भी हमको दिखाई देंगे, जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये साइक्लोन के ही बादल है। हो गया इतना हिस्सा। सब सैटेलाइट रियल इमेज है ना ये। तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसलिए एग्जाम में गलती करके मत आ जाना,
एंटी क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो कोरियोलिस बल सिखाए वहां से बना के निकाल लेना और निकाल सहेज करके आना। ऊपर में एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, घड़ी के उल्टे ही याद रखना है। अब देखो जो बीचों बीच साइक्लोन आपको दिख, सर साइक्लोन तो बहुत बड़ा है सर, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा होता है। इसके बीच में कुछ ऐसा दिख रहा है क्या छोटा सा, इसको बोलते हैं साइक्लोन आई। क्या बोलते हैं इसे? साइक्लोन आई। साइक्लोन आई जो कि अपने आप में लगभग 40 से 50 किलोमीटर का एरिया होता है। कितना एरिया होता है? मतलब ये साइक्लोन की आंख में मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे कुछ पता नहीं चलेगा, एकदम शांति। वही लो प्रेशर वाला एरिया है। क्लियर कोई बात ना? और उसी की तरफ सब हाई प्रेशर हवाएं आती हैं और घूम करके भैया उसी के चारों तरफ 40 से 50 किलोमीटर रेडियस में गोल घूम रही है। मतलब अगर आप साइक्लोन की आंख में खड़े हैं तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सुन्न सपाटा नील नाटा। मतलब इन्हीं आंख से अगर पीछे गए खटाक से, और अगर इसके बाहरी दीवार में आई की वॉल में आ गए तो उड़ के सीधा ऊपर। ठीक है? बीच वाल जो होता है अंदर, कौन अंदर घुसने जाएगा उसमें? नीता, मैं तो बता रहा हूं अंदर घुसने कौन जाएगा उसमें। बता रहे हैं कि अंदर का जो एरिया होता है वो शांत जोन होता है ना, एकदम शांति रहती है वहां पर, हाँ साइलेंट जोन होता है। मगर उसी आई की वॉल, आंख जहां खत्म हो रहा है उसका जो दीवार है वहां से खतरनाक जोन चालू। जितने बाहर हो उतना विनाशकारी। ठीक है? आओ इसमें आपको दिखाते हैं एक और। देखो साइक्लोन को ध्यान से देखो, ये दिखाते हैं। इस प्रकार से अब जलवायु में हर एक चीज को समझ गए कि बरसात कैसे आती है, गर्मी की आबादी क्यों आती है, ठंड क्यों आती है, कैसे हवाएं आती है फिर हवाएं वापस जाती हैं। क्लियर हो गई बात ना? शीतकालीन वर्षा कैसे होती है सब आपको पता चल गया है। ठीक है? तो आपको एक एक चीज का नॉलेज हो गया है। देखिए लिखा हुआ है हरिकेन, हरिकेन आइस, बीच वाले को आइस बोलते हैं। स्पाइरल रेन बैंड्स, पूरा बरसात का बैंड। आई वॉल, आसपास का वॉल का आई वॉल बोलते हैं। स्पाइरल रेन बैंड्स, ये जो आपका है। अभी देखिए उसकी आंख का ये बीच हिस्सा, बीच का हिस्सा, तो आंख के बीच का हिस्सा, तो आंख के बीच के हिस्से आपको दिखाई देगा कि इसमें हवाएं ऊपर से नीचे आ रही है और इसके वॉल में कैसे जा रही है? नीचे से ऊपर। कैसे जा रही है? नीचे से ऊपर। क्लियर हो गई बात नहीं है? इस प्रकार से पूरा सर्कल में घूमते रहता है। ये आई है साइक्लोन का और ये आई वॉल, तो आई वॉल जो होगा उसमें भयानक स्पीड होगा और आई एकदम साइलेंट जोन होता है उसका। देखिए ध्यान से, ये आइज वाला एरिया हो गया, बीच का जो एरिया है काट दिया है साइक्लोन को। और इसमें भैया आपको आउटफ्लो क्लाउड सील्ड, इसमें जो हवाएं नीचे से बाहर की ओर जाएंगे और इसमें ऊपर से नीचे की ओर आती है आइस वाले एरिया में। ठीक है? मतलब इसमें अगर आप खड़े हो आई वॉल में तो आप नीचे कार वार में बैठे तो कार को उड़ाते उड़ाते लेकर के आसमान फेंक देगा ही। इसलिए आप मूवी में साइक्लोन देखे तो कैसा होता है, सबको उड़ा करके भाई ऊपर फेंक देता, आसमान दिखता है ना वैसा। हाँ इसीलिए, क्योंकि इसमें हवाएं नीचे से ऊपर जाती है। मगर अगर यहाँ पर हो तो आप नीचे जमीन में ही रहोगे। ठीक है? चलो आपको दिखा रहा आई वॉल, देखिए किस तरह से हवाएं उसी में घूमते रहती हैं। डेंस सर्कस ओवरकास्ट, तो इसलिए बनी रहती है। साइक्लोन खत्म कब होगा भैया? तो याद रखना है कब खत्म होगा, जब किसी तट से जाकर के टकरा जाए, जब किसी तट से जाकर के टकरा जाए। ठीक? तो यहाँ पर आपका पूरा होता है क्लाइमेटल हिस्सा खत्म। बुक से जितने फैक्ट हो भी आपको पढ़ा दिए हैं, एक बार जाकर और ऑनलाइन जो फैक्ट हो उसको आज देख लेना, आज बुक के भी एक बार रीडिंग कर लेना। क्लियर हो गई बात? ये क्लास हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं, समझा दिए हैं, सिखा दिए हैं। ये वीडियो हम यूट्यूब में डलवा देंगे एक बार आपके रिविजन करने के लिए, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ज्यादा है, गहरा है। एक बार और डलवा देंगे ताकि एक दो बार आप और देख सकें। ठीक हो गई बात नहीं है? चलिए, किसी कोई दिक्कत डाउट इतने क्लासेस में, किसी को कोई प्रश्न सवाल? हाँ चांपा ले लेना, क्योंकि चांपा एक बार आंसर ले लिया है। हालांकि चांपा ज्यादा गर्म रायगढ़ रहता है, मगर आंसर जो ले लिया वही ले लेना एक बार। ठीक है? चांपा रहेगा तो चांपा ले लेना है। हाँ दोनों रहेगा तभी तो चांपा लेना है, दोनों में एक रहेगा तो डाउट ही नहीं है। चांपा है तो सिर्फ चांपा ही लोगे, रायगढ़ केवल रायगढ़ लोगे, मगर चांपा रायगढ़ दोनों तो चांपा लेना है, क्योंकि एक बार चांपा ले लिया है। ठीक है? और किसी को दिक्कत डाउट? आओ इसमें कुछ और चीज बता कि बरसात के लिए क्या क्या आवश्यक है, एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो इसी में क्वेश्चन को मैं यही डील कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। पूछेगा भाई आपके मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द मानसून?
मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? तो बताओ, मानसून के आगमन के पीछे सबसे पहला कारण क्या था? सबसे पहला कारण क्या था? अरे क्या था? टेम्परेचर। क्या था? टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर में से क्या जनरेट होता है? प्रेशर। क्या जनरेट होता है? प्रेशर। फिर भैया जब टेम्परेचर प्रेशर का हवाएं आएंगी तो विंड डायरेक्शन। विंड आएंगे तो भैया क्लाउड को लेकर के आएंगी, तो क्लाउड आएगा तो जब बीच में उसको पहाड़ वहाड़ मिलेगा ज्यादा पानी गिराएगा कि नहीं गिराएगा? और जब पहाड़ नहीं मिले सीधा चल जाएगा नहीं चल जाएगा? इसका मतलब स्थलाकृति। क्या भैया? स्थलाकृति। इसी को बोलते हैं घुमा करके उच्चावच। क्या देता है? उच्चावच। इसका मतलब कहीं जमीन ऊंचा, कहीं जमीन नीचा, कहीं नीचा कहीं गड्ढा, ऐसे करके इसको बोलते जमीन को उच्चावच। तो ये प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि बादल आ रहा है भैया, यहाँ पे बादल उड़ रहा है, बादल को रोकने वाला कोई नहीं है, तो बादल सीधा सीधा रहेंगे तो चल देगा और यहाँ पे पानी गिराएगा, इधर पानी गिराएगा ही नहीं। समझ गई कि नहीं आ गई बात ये? ये सब आपके मानसून को प्रभावित करती है। अब इसी में क्वेश्चन घुमा के पीएससी में पूछा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। भारत और समुद्र। तो बताइए मानसून के लिए कहाँ का टेम्परेचर अधिक होना चाहिए? आगमन के लिए कहाँ का टेम्परेचर अधिक होना चाहिए? लैंड का कि वाटर का? कहाँ का? लैंड का टेम्परेचर अधिक और इसका टेम्परेचर लो। कहाँ का प्रेशर अधिक होना चाहिए? जल का। और इसका प्रेशर भैया लो। क्लियर हो गई नहीं हो गई बात? ये यही आपको दिया हुआ था ऑप्शन में। क्लियर हो गई बात ना? कि मानसून, इसी को घुमा दी था ऑप्शन में कि बताइए मानसून के आगमन के लिए हवाएं समुद्र से जमीन की ओर चलती है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर जाती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाती है, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाती है, निम्न दाब से उच्च दाब क्षेत्र की ओर जाती है। तो आपको पता ही है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगा, समुद्र से हवाएं जमीन की ओर जाएंगी। क्लियर हो गई क्यों हो गई बात? ये एग्जैक्टली। तो जो आप पढ़े हो वही पूछेगा, यही चीज आपको पूछता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, विंड डायरेक्शन में भैया आपका अंतर, और आपका स्थलाकृति या उच्चावच। क्लियर हो गई बात नहीं है? हाँ, यही आपके प्रभावित करने वाला कारक है। किसको? आपको भैया तो आपके मानसून को या जलवायु को। ठीक होगी ये बात ना? हाँ, याद रखिएगा। इसी स्थलाकृति में आप पेड़ पौधे और ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो गया? चलो, इस प्रकार से अब आप यूपीएससी के प्री लेवल तक का भी पूरा जलवायु लगभग आप जान चुके हैं। ठीक हो गई ये बात नहीं है? हाँ, तो कभी यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन निकाल देखना, इतने से उसका भी जलवायु क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है? किसी को दिक्कत डाउट यहाँ तक नहीं है? चलो फिर कल के नया टॉपिक चालू करेंगे। कल नया टॉपिक कौन सा है बताओ? जलवायु के बाद कौन सा टॉपिक है? नदी है? नदी बता दूं अभी? अब 2 मिनट में नदी खत्म होगा। ऐसे ऐसे। अरे नदी में क्या है? कुछ नहीं है नदी में। खत्म कर दें? इतने अच्छे बच्चे हाँ हाँ बोल रहे हो। अरे मेरे को तुम लोग नहीं भी हाँ सुनाई दे रहा, ऐसा थोड़ी है। हाँ ही बोल रहे हो ना तुम लोग। देखो, नदी अपवाह तंत्र में छत्तीसगढ़ में टोटल 5 नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है? कौन सा भैया सबसे प्रमुख? तो महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। खत्म। इतना अच्छा है। महानदी सबसे बड़ी नदी शिवनाथ नदी, सोनगंगा में बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। खत्म। ब्राह्मणी में जाती है शंख, इसमें जाती है इंद्रावती भद्रकाली के पास, इधर से आ गई भैया सबरी, यहां से आएगी वेनगंगा, यहां से आ जाएगा भैया बाघ, बाघ के पास निकलेगा कौन भैया? कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, शंखनी, डंकनी, चिंतावांगू, तालपेरू, चिंता और नंदीराज। खत्म बस्तर वाला। इसमें देखोगे भैया सिलियारी, सूखा, कोडार, बलमदे, लात, जोक। यहां से आप देखोगे खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, छिपरा, आमनेर, पिपरिया, मुस्का, मनियारी, मनियारी अरपा और लीलागर। यहाँ से आ गया हसदेव, बुरई, मांड और केलो, और यहाँ से निकला भैया ईब, और यहाँ से निकला भैया तेल। खत्म, नदी खत्म। इतना सब पढ़ना है आपको, और क्या है? ठीक। तो नदी चैप्टर भी आप घर में पढ़ के आना। उसके बाद का चैप्टर कौन सा है बताओ? नदी के बाद कौन सा चैप्टर है? हाँ, जलप्रपात। जलप्रपात क्या? जहां जहां नदी वहां वहां झरना। ये देगा इंद्रावती में बस यहाँ पे भैया आपको चित्रकूट जलप्रपात, यहाँ कांगेर का साइड मालिंगर में आपको दिखेगा मालिंगर जलप्रपात, अमृत धारा,
तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया खत्म। और क्या, यहाँ पवई और चेन्नई, पवई और चेन्नई जलप्रपात। और बोलो परियोजना, ये हसदेव नदी पर हसदेव बांगो डैम, यहाँ पे भैया आपका रविशंकर जलाशय डैम, भारत में भैया आपका बालोद डैम। और क्या लोगे, खत्म। और बोलो आगे क्या है, आज ही ज्योग्राफी खत्म कर दे रहा हूँ। सिंचाई जो डैम है उसी से पानी नहर सींचेंगे, खत्म। और बोलो खेती किसानी भी हो गया। इस तरह से आपका ज्योग्राफी होता है समाप्त। कल हम लोग इतिहास चालू करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, सायोनारा।